चलिए हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सिविल सॉरी हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन गवर्नेंस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। एंड फोर्थ लेक्चर होने का मतलब है कि इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एंड वी होप कि इनके जो नोट्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे और ये सारे के सारे लेक्चर्स वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर, हमको सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो याद हैं। और ये क्या है सर, ये है हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून कि आपको जो प्रीवियस क्लासेस है उनको कम से कम 3 बार देखना है ताकि सब्जेक्ट का बेटर रिटेंशन हो सके। आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप चाहें तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ सकते हैं। सर मैं ना पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लूँ क्या? पूरा न्यूज़पेपर कभी भी नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है उसी से रिलेटेड न्यूज़ देखनी होती है एंड उससे जब कभी भी कोई भी न्यू पॉइंट मिलता है तो उसको ले जाकर के अपने नोट्स में अपडेट कर लेना होता है। यस सर। रेगुलरली आपके पास यहाँ पे डाउट सेशंस होते हैं, मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट आप करते हो तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा एंड स्ट्रेट अवे आपको यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप क्लास में लेट आते हो तो इससे आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इंपैक्ट होगी। सो इससे बचने के लिए क्या करना है, तो पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके रखना है। मीडियम ऑफ द टीचिंग इज बायलिंगुअल, एवरी पॉसिबल टाइम विल बी मेड टू एक्सप्लेन अ टॉपिक, सो प्लीज डोंट इंसिस्ट ऑन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर टीचिंग। प्लीज कीप योर माइक ऑफ एंड कैमरा ऑन वाइल जॉइनिंग द लेक्चर एंड जब कभी भी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो आपको अपने माइक ऑन जरूर करना है। एंड जो बैकलॉग के सब्जेक्ट्स हैं उनको वेबसाइट के ऊपर जाके कंप्लीट कर लेना है। अदरवाइज जिस रेस में आप दौड़ रहे हो उसमें, सर मैं कहाँ दिख रहा हूँ इस रेस में? बेटा तुम हो ही नहीं इस रेस में। सर हो ही नहीं इस रेस में। यस, अगर आप सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं करते हो टाइमली, वो भी एक अच्छे तरीके से, तो याद रखना एग्जाम का लेवल इतना हाई जा चुका है कि आपको लगता है कि आप एग्जाम निकाल लोगे मगर कहीं पे कुछ भी जो है वो नहीं हो पाएगा। यस सर। अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को बहुत ही अगर तुम सीरियस हो तो सीरियसली प्रिपेयर करो ना। अगर अपने रिजल्ट्स को लेकर के, अपने सक्सेस को लेकर अगर सीरियस हो तो सीरियसली प्रिपेयर करो। यस सर। एंड आप यहाँ पे मेंबरशिप ले सकते हैं। 3 प्लान्स आपके पास होते हैं, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली। मंथली 999 में होता है, क्वार्टरली 2699 में होता है, ईयरली 9990 में होता है। सर बेस्ट प्लान कौन सा आता है? बेस्ट प्लान आपके पास होता है ईयरली, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, प्लस अगर आप ये लेते हो तो आज तक हमने जितना भी पढ़ा वो से लेके आज से 1 साल तक हम जितना भी पढ़ेंगे वो सब का एक्सेस आपको, जीएस कोर्सेज वाले ना, जीएस 1 से लेके 4 तक, वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। एंड यू बिकम सुपर बिजी जैसे ही आपने ये ले लिया ना, यू बिकम सुपर बिजी। आपके पास टाइम ही नहीं होगा वेस्ट करने के लिए, आपके पास टाइम ही नहीं होगा खराब करने के लिए इतना सारा, और टाइम पूरा का पूरा बहुत अच्छे से जो है आपके पास यहाँ पे यूज आएगा। एंड विद दिस, आज का नया टॉपिक, इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। सर यस, इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। जब कॉलेज में होता है ना, कॉलेज में, तो कॉलेज में होता है तो हमेशा ये होता है, जब भी गरीब और भूखे नंगे लोगों की बात आती है तो ऐसा लगता है ना हमारी बात हो रही है, तो है ना। कॉलेज में होता है तो हमेशा ये लगता है कि अरे यार ये तो हमारी बात हो रही है, कुछ हमारे लिए ही जो है वो बात होगी ऐसा। तो ये चीज है, तो आपको भी किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर ये तो आप हमारी ही बातें करने वाले हो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि जब ऐसा होता है गरीब भूखे नंगे लोग में वो हमको रिलेट करते हैं तो फिर अपन सोचते हैं अब पार्टी मिलेगी। यहाँ पार्टी की बात नहीं होती है। यहाँ पे आपको गरीब और भूखे नंगे लोग को बोल करके उसके बाद आपको स्कीम्स की बात करनी पड़ती है, ऐसा क्यों है, ऐसी बातें करनी पड़ती है, और इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लेकर के आपके पास बातें जो है वो करनी पड़ती है। तो सर गवर्नेंस में ये टॉपिक भी आता है। यस, यही तो बात है, तुम्हें टॉपिक भी नहीं पता कि गवर्नेंस के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ती है। और सर ये कैसा टॉपिक है? ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है। क्या है? ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है। सर लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब, लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब जिसमें बहुत इजीली से नंबर से लेकर के आ जा सकते हैं। हाँ सर, इसीलिए मैं ना इस टॉपिक को पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ कि इसके ऊपर अगर कुछ भी आए ना, मैं खुद ही सर बहुत बढ़िया आंसर लिख दूंगा। बेटा तुम्हें लगता है तुम बढ़िया आंसर लिख सकते हो, बट यू डोंट नो द टेक्निकलिटी। तुम्हें टेक्निकलिटी पता ही नहीं है, कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, कौन कौन सी चीजों के बारे में लिखना है इसके आंसर्स में, कहाँ कहाँ से इन चीजों को आपको रिलेट करते हुए चलना है। ये सारी चीजें ना तो आपको पता ही नहीं है। और जब तक आप ये सारी चीजें सीख नहीं लेते तब तक आपका आंसर आंसर ही रहेगा, वो बेस्ट आंसर जो है वो नहीं बन पाएगा। अच्छा सर, इनको लेकर के ना यूपीएससी कितनी बार सवाल पूछ लेगा? 1 बार पूछ लेगा, 2 बार पूछ लेगा, बट उसके बाद तो सर छोड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट होता रहता है। बेटा क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है, बट हमेशा ध्यान रखना उसका आंसर हमेशा अपडेट होता रहता है। क्वेश्चन हमेशा रिपीट होगा, एक ही जैसा क्वेश्चन आपको लगेगा, बट उसका आंसर हमेशा आपके पास यहाँ पे अपडेटेड आंसर आपको देना होता है। तो आप चाहे किसी भी टाइम में इस टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, आपको हमेशा उस टाइम के पर्सपेक्टिव से अपना आंसर जो है वो प्रिपेयर करके रखना होता है। चलो सर,
तो सर यूपीएससी पूछता है ऐसे सवाल? यस, देखो यूपीएससी इससे भर भर के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपसे यहाँ पे पूछता है। सर जैसे कि देखो ये टॉपिक आपके पास जीएस पेपर 2 में भी आता है, और ये टॉपिक आपके पास जीएस पेपर 3 में भी आता है ना, दोनों में ही आपसे ये चीजें पूछी जाती है। जैसे जीएस पेपर 2 में देखो कितने हो आप, तो आपसे क्या क्या चीज अभी तक पूछी गई है। तो देखो आपके पास 2019 के अंदर क्वेश्चन था, डिस्पाइट कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ हाई ग्रोथ, इंडिया स्टिल गोज विद लोवेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, examine the issues relating to persistent poverty in India। यस सर। फिर आप देखते हो तो 2017 में फिर से क्वेश्चन था, हंगर एंड पॉवर्टी आर द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया स्टिल टुडे, इवेल्युएट how successive governments have progressed in dealing with their homogeneous problems, suggest measures for improvement। सर अगेन अगेन यहाँ पर इन्हीं चीजों को लेकर के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, एंड देन उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या सजेशंस आपके पास हो सकते हैं उनको आपको डिस्कस करना होता है। फिर आप देखते हो 2013 में भी क्वेश्चन था, poverty alleviation programs in India remain mere showpiece until and unless they are backed by political will, discuss the references to the performance of the major poverty alleviation programs in India। अगेन यहाँ पे आपको वापस पॉवर्टी एलिवेशन की बात करने के प्रोग्राम्स की बात करनी है। तो बेसिकली अगर आप देखते हो ना, तो आपको यहाँ पे पढ़ना क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होता है, चाहे पॉवर्टी को लेके बात हो, चाहे हंगर को लेके बात हो, चाहे वुमेन इश्यूज को लेके बात हो, चाइल्ड चाइल्ड इश्यूज को लेके बात हो, ये सारी सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं। अब इनके की चीजों को लेके आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले इश्यू है क्या, आपको सारे के सारे इश्यूज पता होने चाहिए कि एक्चुअल में इश्यू क्या क्या है। ठीक है, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए आपको इश्यूज का। उसके बाद उन इश्यूज को लेकर के गवर्नमेंट कर क्या रही है, ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी। अब गवर्नमेंट कर रही है तो हो गया क्या? नहीं ना, हो तो नहीं पाया। तो हो नहीं पा रहा है तो उसमें चैलेंजेस क्या क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीजें, एंड ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला क्या, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम, कि व्हाट द प्रॉब्लम इज, एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। देन वो प्रॉब्लम क्यों है, उसके रीजंस पता होना चाहिए। देन गवर्नमेंट इसको ठीक करने के लिए क्या क्या चीजें कर रही है, नंबर ऑफ स्कीम्स, नंबर ऑफ स्कीम्स। ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और स्कीम्स के बाद में, अब वो स्कीम इतनी सारी बना ली, तो क्या घी दूध की नदियां बह गई, क्या सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, सब कुछ ठीक तो नहीं हुआ। तो सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है, क्या चैलेंजेस हैं, वो आपको पता होने चाहिए। एंड अब इन चैलेंजेस को ठीक करने के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। क्लियर, समझ आया? तो ये मैं आपको दो इश्यूज आज पढ़ाऊंगा, इसके अलावा और भी जितने जितने भी इश्यूज होते हैं, उनको जब भी हमें प्रिपेयर करना होता है, तो हमको इसी थॉट के अंडर देखना होता है कि हमको सबसे पहले प्रॉब्लम समझना है, प्रॉब्लम क्यों है उसके रीजंस को समझना है, रीजन के बाद में इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको समझना है। अब गवर्नमेंट कर रही है तो सब कुछ ठीक हो गया क्या, ठीक तो नहीं हुआ, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस है उसको समझना है। एंड अब उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, उनको जो है हमको समझना होता है। किसी भी इश्यू को लेकर के इतनी सारी चीजें आप जैसे ही जान लोगे, अब उसके बाद वहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, आप उसका इजीली आंसर जो है वो कर सकते हैं। क्लियर, रेडी यहां तक, समझ आया सारा? चलिए, गुड वन। तो हम लोग ना सीधे यहाँ पे समझते हैं कि टॉपिक आपके पास किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखनी होती है। उसके बाद आप देखते हो तो जीएस पेपर 3 में भी इसको लेकर के आपके पास क्वेश्चन जो है वो आता है। जीएस पेपर 3 में देखो क्या क्या चीजें पूछी गई है। देयर हैव बीन सेवरल डिफरेंट एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ऑल इंडिकेट्स रिडक्शन इन पॉवर्टी लेवल्स ओवर टाइम। डू यू अग्री, क्या आप एग्री करते हो कि भाई पॉवर्टी लेवल आपके पास यहाँ पे कम हुआ है? क्रिटिकली एग्जामाइन विद रेफरेंस टू अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी इंडिकेटर्स, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, 2022 का ही क्वेश्चन है। हाउ हैज द एम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप्स ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न इन रिसेंट पास्ट, एलैबोरेट द एम्फेसिस ऑन मिलेट्स प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, इसको लेकर के। अब ये क्यों पूछा गया, क्योंकि फूड सिक्योरिटी, हंगर, इससे रिलेटेड है आपके पास यहाँ पे। फिर आप देखते हो फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर के आपके पास क्वेश्चन आया, इज एक्सपेक्टेड टू एलिमिनेट अगेन हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इंडिया, क्रिटिकली डिस्कस वेरियस एप्रीहेंशंस इन इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन along with concerns it has generated in WTO, इसको लेके क्वेश्चन है। एग्जामाइन द रोल ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, अगेन फिर से के क्या प्रोग्राम्स है, इनको लेके क्या क्या इश्यूज है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे आते रहते हैं, और जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं देखोगे ना, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल से जा रही है। अब आपने इन क्वेश्चंस को देखा ना, अब आपको पता चलेगा कि यार इनमें से ना आधे से मतलब आधे क्या, मेनली इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आप हवा में ही जा रहे हो, अभी तक इनको लेके आपने कुछ भी प्रिपेयर किया नहीं होगा। एंड आपकी एक एंटायर प्रिपरेशन अगर हो भी गई है, फिर भी आपने इनके लिए कर करके कुछ सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा इनके आंसर्स जो हमको क्या करना है, एंड क्या हमको इनके आंसर्स प्रिपेयर करने चाहिए। बिल्कुल इनके आंसर्स प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। लो हैंगिंग फ्रूट्स मीन्स एक बार प्रिपेयर कर लिया ना, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इन क्वेश्चंस में। जस्ट होता है आपको सारे पॉइंट्स इफ जो है बताने वहां पे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल,
जब कभी भी पॉवर्टी को लेकर के अगर आप बात करते हो, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन, जब कभी भी हम पॉवर्टी को लेकर के, पॉवर्टी के सॉल्यूशंस को लेकर बात करेंगे, पॉवर्टी के सॉल्यूशन को हटाने को लेकर के बात करेंगे, तो क्या कोई मेरे को बता सकता है कि हमको उसके अंदर क्या क्या चीजों की बातें करनी चाहिए? लिखिए, अपने अपने पॉइंट्स लिखिए एक बार जल्दी से। है ना, इसके बारे में ऐसे सच कोई मेरे को मैं पढ़ाऊं ऐसा वो तो है ही है, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, एक स्टैंडर्ड आंसर्स मैं सबके बनाऊंगा ही आपके। बट आप मेरे को एक बात बताओ, आपको क्या लगता है पॉवर्टी को हटाने के लिए ना क्या क्या चीजें, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें करी जा सकती है? टेक्निकल बातें कितना लिख सकते हो आप? लिखिए जल्दी से, अपने अपने आंसर्स लिखिए जल्दी से। लिखिए चैट बॉक्स में, लिखिए जल्दी से। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहिए, स्किल बिल्डिंग करनी चाहिए, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, हिमांशी, अगर लोगों को खाना अगर फ्री दे दिया तो कमाएगा क्यों फिर आदमी? पॉपुलेशन कंट्रोल करो, और रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, और लिखिए स्किल डेवलपमेंट लिखा, और हेल्थ एंड सैनिटेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स लिखा है, प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू एवरीवन, गुड वन, ठीक है, क्रिएशन ऑफ प्राइवेट जॉब्स, और बोलो, और बोलिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सब्सिडीज, गुड वन, अवेयरनेस ऑफ स्कीम्स टू पीपल, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक लिवलीहुड है, स्ट्रेटजीज हैं, सोनी गुड स्कीम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, स्मॉल स्मॉल स्टार्टअप्स करो, ठीक है, और अरे भाई अल्फाज कहाँ है? अल्फाज आंसर नहीं आ रहे आपके अभी तक। प्रियंका, अभिषेक कह रहे हैं वेलफेयर टू पीपल, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट। गाइस पॉवर्टी की बात हो रही है। और देखा, लिख दिया ना सबने? लिख दिया सबने? सबने आंसर्स लिख दिया ना? अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, 3 नंबर से ज्यादा नहीं दूंगा। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर से ज्यादा नहीं दूंगा। आपने जो अपने आंसर्स लिखे हैं ना, कितना मेरे टॉपिक है ये, बट इस टॉपिक में 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है, 3 नंबर से ज्यादा दूंगा ही नहीं मैं। रीजन देखो, गौरव बांगरी क्या लिख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट स्किल लेबर स्कीम्स मेन यूज होने वाले रिसोर्सेज क्रिएशन में यूज होने वाला प्रिपरेशन ऑफ एनजीओ वगैरह। 3 नंबर से ज्यादा नंबर का आंसर नहीं लिखा अभी तक किसी ने भी। पॉलिटिकल फैक्टर, शॉपिंग फ्रीक्वेंसी, ब्राइब्स, इकोनॉमी, इंफ्रा डेवलपमेंट लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट, सोशल फैक्टर्स की कीम अपलिफ्टमेंट, अदर्स, रोल ऑफ एनजीओ एंड अदर, नहीं। 3 नंबर से ज्यादा का आंसर नहीं है अभी भी। और जो अब मैं चीज पूछ रहा हूं ना, वो मैंने पढ़ा रखा है, वो मैंने पढ़ा रखा है। जो अब मैं चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो जो मैंने पढ़ा रखा है। अब देखो, आपने अपने किसी ने भी आंसर में, यही यही तो कमी है, लो हैंगिंग फ्रूट है, जस्ट लिखना आना चाहिए। एक बार लिखना सीख लिया, सारा आंसर हो जाएगा। आप में से किसी ने भी अपने आंसर में अभी तक एसडीजी की बात नहीं करी। व्हाट इज एसडीजी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब पढ़े थे, उसका पहला गोल ही पॉवर्टी रिडक्शन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जितने सारे गोल्स दिए गए हैं, उसका पहला गोल ही आपके पास क्या है? पॉवर्टी रिडक्शन है। आप में से किसी ने भी उसकी बात नहीं करी। अब बताओ, क्या आपको नंबर देने चाहिए? नंबर देगा आप आपको कोई? नहीं ना। और कितना बड़ा टेक्निकल वर्ड है ये, पूरी दुनिया आज इसके पीछे भाग रही है। और आप अपने आंसर में अगर उसको मेंटेन ही ना करो, उसको उसको लिखो ही नहीं, तो फिर कहां से आपके आपने तो वही 10th क्लास के बच्चे वाले आंसर्स लिख दिए कि सर पॉवर्टी है, पॉवर्टी है, कोई बात नहीं, 10-10 रुपए सबको बांट दो, सब अमीर हो गए। यस। फिर से अगर एनवायरमेंट की कोई भी प्रॉब्लम लो, तो जो एनवायरमेंटल में बताता था कि सर एनवायरमेंट की कोई भी प्रॉब्लम हो, पेड़ लगा लो, यही सॉल्यूशन है। कि कभी कोई भी पूछे क्या करना है, कि पेड़ लगा लो। इज दिस अ गुड आंसर? नहीं ना, बस यही चाहिए। एक बार इन क्वेश्चंस के आंसर को प्रिपेयर करो, अपनी सारी टेक्निकल वर्ड्स को एक जगह पे लिखो, ताकि बाद में कुछ भी पूछे ना, तो वो चीजें आप परोस सको। एंड बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है ये। बस एक बार प्रिपेयर करना होता है इन टॉपिक्स को। बस एक बार प्रिपेयर करना होता है, एक बार प्रिपेयर कर लिया अपने आप से, जाकर के उसके बाद मार्क्स आते हैं। मेंस में जिन लोगों के ज्यादा मार्क्स आते हैं ना, वो हमेशा इन सब्जेक्ट्स को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना टॉपिक इतना सा है।
कुछ भी पूछो, ये जो आप इतना सा प्रिपेयर करोगे वहां पे फिट हो जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछो वो इतना सा वहां पे फिट हो जाएगा। और बाकी जो सब्जेक्ट्स आपके इकोनॉमी एनवायरमेंट पे तो पढ़ते जाओ, आपके अथाह समंदर है वो तो। एंड लोग क्या करते हैं वहां पे तो ज्यादा मेहनत करेंगे, इन सब्जेक्ट्स को अरे इसको तो लिख लेंगे। जैसे आप में से कई सारे लोग अभी तक कॉन्फिडेंट भी होंगे ना पॉवर्टी को लेकर, अरे मैं बता दूंगा अभी 10 तरीके हैं कैसे कैसे पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है। करेक्ट। और 10 छोड़ो, 5 से ज्यादा तरीका आपका निकलेगा ही नहीं। और पांचों तरीके भी कैसे आ वाले निकलेंगे आपके, पेड़ लगा लो वाले आंसर टाइप। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लो, नए नए स्टार्टअप्स बना लो, है ना, फ्री में सब्सिडीज दे दो, बस हो गया, पॉवर्टी गया। अगर इतना आसान होता तो अब तक हटा ही चुका होता गवर्नमेंट से। और सबसे बढ़िया आंसर जो आप में से किसी ने दिया नहीं, ऑफलाइन में देते हैं, क्लास में बच्चों को हीरो बनना होता है ना, तो ऑफलाइन में देते हैं, सर ना पॉवर्टी की डेफिनेशन को कम कर दो। हम 10 रुपए, जिसके पास 10 रुपए है उसको भी बोलो ना अमीर है भाई तू, हो गया गरीब खत्म। यस। सबसे बढ़िया, डेफिनेशन को कम कर दो ना, उसमें जो पैसों का बाहर है उसको कम कर दो। क्यों कहना है ना। आप आज आजकल क्या लोगों ने स्टैंडर्ड ही अलग रख दिया, करोड़पति, आप बोलो ना 10 रुपए पति है वो, बना दिया उसको अमीर। 10 रुपए पति, 100 रुपए पति, 2000 रुपए का पति है। यस। तो ऐसे वो बार ही आप कम कर दो ना, ऐसा वाला आंसर अच्छा है आप लोगों ने नहीं दिया किसी ने। ऑनलाइन में ये सही है, बढ़िया है। चलिए गुड वन। सो समझना है कि ये चीजें क्या है कैसे है, एंड देन अपने टेक्निकल आंसर्स लिखना है। ठीक है। मेन आंसर्स आपके पास यहाँ पे जो है वो आने चाहिए। सर हाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपने पढ़े नहीं अभी तक फातिमा। आप जब एनवायरमेंट का कोर्स करोगे तो एनवायरमेंट के कोर्स के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स मैंने पढ़ा दिए हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ना इन टोटल बहुत सारे, एक डेवलपमेंटल एजेंडा रखा गया है कि सारी की सारी चीजों को एक साथ लेकर के कैसे डेवलप किया जाए। ठीक है। तो उसका जो पहला गोल आपके पास होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पॉवर्टी रिडक्शन ही है। ठीक है। तो उस पॉवर्टी रिडक्शन को जब आप देखते हो तो उसके अंदर फिर उन्होंने बहुत सारे मेजर्स बता रखे हैं, टारगेट्स बता रखे हैं कि 2030 तक हमको ये अचीव कर लेना है, 2030 तक हमको पॉवर्टी में ये अचीव कर लेना है, ये सारी चीजें अचीव कर लेनी है। उनके बारे में आपको अपने आंसर में अगर आप नहीं लिखते हो तो गया आपका आंसर। क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ जा रहा है, एंड उसके बारे में हमको लिखना ही होता है। करेक्ट। चलिए तो समझते हैं। तो सर ना पॉवर्टी होती क्या है, अरे ये गरीबी बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत ही बुरी चीज होती है। देखो क्या कह रही है कि गरीबी क्या होती है, तुम क्या जानो एस्पायरेंट बाबू। यस सर। एस्पायरेंट कह रहा है अगर मैं गरीबी नहीं जानता होता ना तो मैं यूपीएससी की तैयारी थोड़ी ना कर रहा होता। यस सर। तो गरीब है, कहना इसका हक बनता है। यस सर। कह रहा है कि ये गरीबी तुम क्या जानो एस्पायरेंट बाबू। तो गरीबी, एस्पायरेंट बाबू कहते हैं कि मैं इस गरीबी को जानूंगा और उसके बाद में आई विल वर्क ऑन इट, आई विल वर्क ऑन इट। तो पॉवर्टी ऑन इंडिया आपके पास यहाँ पे क्या है, तो सिंपल सिंपल है ना। बहुत सारी जो चीजें जस्ट ऐसी पढ़ने वाली है मैं आपको ऐसे ही पढ़ा देता हूँ, जो टेक्निकल चीजें होगी मैं आपको वहां पे जो है वो समझा दूंगा। करेक्ट। यस सर। So poverty in India refers to a condition where an individual or household lacks the financial resources and access to basic necessities आपके पास नहीं है, जैसे कि रोटी कपड़ा एंड मकान। सर रोटी कपड़ा और मकान ही तो था, ये आगे चीजें कैसे आ गई बेटा, ये आगे चीजें और ज्यादा ऐड हो गई। पहले एक टाइम था, प्लीज ध्यान रखना, पहले एक टाइम था जब तक सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान की ही बात होती थी। यस सर, हमने तो राजेश खन्ना की पिक्चर भी देखी है जिसमें सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान की ही बात होती है। मगर उसके बाद आप देखते हो तो हेल्थ केयर की भी बात आने लगी। अरे हाँ सर, तभी तो अभी किसी ने चैट बॉक्स में लिखा था कि सैनिटेशन भी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। यस सर। तो हेल्थ केयर की बात भी आ गई, एजुकेशन भी बात भी आ गई, एंड लीडिंग टू डिनाइल ऑफ डिग्निफाइड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सर डिग्निफाइड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये क्या होता है बेटा, पॉलिटी याद कर लो। ओहो सर, लाइफ एंड लिबर्टी, यस राइट पर्सन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। यस सर। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। यस सर। तो वो वाली चीज, तो डिग्निफाइड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर आप कौन हो, तो फिर आप गरीब हो। यस। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप गरीब हो। सर मैं ना गरीब हूं, क्यों। सर बाकी सब तो है, रोटी है कपड़ा है मकान है, हेल्थ केयर भी है सर, एजुकेशन भी था, ठीक है पापा दे तो रहे हैं, पर मैं पढ़ नहीं रहा वो एक अलग बात है। यस सर। तो एजुकेशन तो क्योंकि मैं नहीं पढ़ रहा उसलिए है। और सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ है ही नहीं सर मेरे पास ना, अभी तक ना सर iPhone 17 आया ही नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड हुआ सर लाइफ का। बेटा वो नहीं, सरकार ना कमेटी बना करके ये स्टैंडर्ड्स डिफाइन करती है। इट इज नॉट अबाउट हैविंग आईफोन और एनी अदर फोन।
यस सर। इट इज नॉट हैविंग एन आईफोन, या कोई तुम कार या तो तुम बाइक को लेकर के जो है तुम जो है अपने स्टैंडर्ड बता दो, नहीं। सरकार जो है वो डिफाइन करती है कि स्टैंडर्ड्स आपके पास यहाँ पे कौन होंगे। सर सरकार ने ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए, हाँ सरकार ने ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए। सर कब बनाए, किसने बनाए, हमको तो नहीं पता। तो तुमको सचिन सचिन याद है, हाँ सर। सचिन सचिन पूरा याद है, तो सचिन के आगे तेंदुलकर था ना, हाँ सर। तो उसमें से सचिन हटा दो, तेंदुलकर को याद रखो। सर क्यों? क्योंकि सरकार ने एक बार तेंदुलकर कमेटी बनाई थी। क्या बनाई थी? तेंदुलकर कमेटी बनाई थी आपके पास यहाँ पे। तो सरकार जो है आपके पास यहाँ पे एक बार तेंदुलकर कमेटी बनाती है, और ये तेंदुलकर कमेटी आपके पास किस लिए बनाई जाती है? प्लीज ध्यान रखना, इसको लेके सारी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट ये याद रखना है तेंदुलकर कमेटी किससे रिलेटेड है। क्लियर, किससे रिलेटेड है। सर क्या प्रीलिम्स में पूछा जाएगा? कभी नहीं पूछा जाएगा, है ना। प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, बहुत पुराना करंट अफेयर्स हो गया ये। तो प्रीलिम्स में अभी इससे जो है वो नहीं पूछेंगे। बट मेंस में अगर आप मेंशन कर दो ना इस चीज को, पहला आंसर मान लो अगर आपने अपनी कॉपी में पॉवर्टी वाला लिखा, और उसके अंदर अगर आपने तेंदुलकर कमेटी का नाम डाल दिया, तो जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है वो कितना इंप्रेस होगा आपसे। करेक्ट, बस उतना सा ही याद रखना है इसको। तो तेंदुलकर कमेटी ने क्या किया था, देखो हर चीज के ना स्टैंडर्ड्स होते हैं, हाउ यू आर मेजरिंग इट। तो पहले आपके पास क्या था यहाँ पे, पॉवर्टी को मेजर करने के अलग तरीके थे। जैसे हमने बोल दिया कि भाई तुम्हारा कंजप्शन कितना है। तो किसी ने कहा कि भाई हमारा कंजप्शन जो है वो महीने का 2,000 3,000 रुपया है। तो बोले जो इतने रुपए से कम वाले हैं वो सब गरीब हैं, क्योंकि वो बेसिक नेसेसिटीज वगैरह को नहीं ले पाते हैं। तो वो स्टैंडर्ड्स थे, ये बहुत पहले से आपके पास चला आ रहा था। फिर 2005 के अंदर सरकार ने ये बैठ करके ये सोचा कि यार हम ऐसे कैसे, मतलब अब गरीबी हटानी है। तो कह तो मैडम ने दिया था नारा कि गरीबी क्यों कैसे हटाओगे, गरीबों को ही हटा दो गरीबी हट जाएगी। यस। और या फिर बाद में दूसरी गवर्नमेंट ने दिया कि एक काम करो, जो मेजरिंग पैरामीटर्स है ना उसको चेंज कर दो। जैसे ही पैरामीटर चेंज हुए, गरीब अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो गरीब गरीब ही रहा, उसके पास जितना पैसा आता था उतना पैसा ही रहा। ठीक है, उसकी लाइफ वैसी की वैसी ही रही, पर वो अचानक से अमीर बन गया। सर कैसे? पैरामीटर चेंज हो गए। यस, पैरामीटर चेंज हो गए। तो तेंदुलकर कमेटी को भी इसीलिए बनाया गया था कि भाई हम जो पॉवर्टी को जिस तरीके से देखते हैं, उस पैरामीटर को एनालाइज करना है हमें। ताकि पैरामीटर चेंज करेंगे तो नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे ना। ये आप लोग जब कोई कोई मान लो कोई ऑफिस वगैरह में काम करता है, या आप लोग जब अपनी रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हो ना, उसमें ये बहुत काम आता है कि पैरामीटर को चेंज करो, रिजल्ट्स अपने आप चेंज हो जाते हैं। यस। आज जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बोलें कि यूपीएससी में जैसे, मान लो अगर आप कितनी पढ़ते हो, कितना ही आप पढ़ते हो, बट अगर आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप खत्म हो गए ना। यस, खत्म, सिंपल। आप डपोल बोलेंगे आपको कि यार ये बिल्कुल कुछ नहीं, ये तो एकदम बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं है, इसको कुछ समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने एक सेट कर दिया कट ऑफ लेवल। अब कट ऑफ लेवल से नीचे तो आप बिल्कुल के नहीं, आप पढ़ते लिखते नहीं हो। अगर अब आप तो आपने पढ़ाई उतनी ही करी, बट अगर मैं इस कट ऑफ को नीचे ले जाऊं, और आप अगर इस कट ऑफ से ऊपर आपका क्लियर हो जाता है, तो आप एकदम से सुपर इंटेलिजेंट, वाओ कितना अच्छा पढ़ता था ये तो बहुत ही कंसिस्टेंट था। लोग दूसरे आस पड़ोस वाले, तुम्हारे दूर दराज वाले सब बोलेंगे अरे इनके बच्चे की तरह सीखो कि कैसे पढ़ाई करनी होती है। यस। अब आप वो कि वो जस्ट लेवल्स अप एंड डाउन हुआ है। तो तेंदुलकर कमेटी भी इसलिए बनाई गई कि यार हमको ना पॉवर्टी को लेकर के कुछ चीजें जो है वो देखनी है, इसको कम करना है, क्या करें। तो बोले एक काम करते हैं ना, हम मेजरमेंट्स को चेंज करते हैं। जिस तरीके से आप पॉवर्टी को देखते हो उस एंगल को चेंज करते हैं। सर तारक मेहता की तरह, ये इसके चश्मा थोड़ा सा चेंज करके देखो, क्या पता दुनिया बदल जाए। यस, चश्मा थोड़ा सा चेंज करके देखो, क्या पता आपके पास यहाँ पे दुनिया जो है वो बदल जाए। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे तेंदुलकर कमेटी जो है आपके पास यहाँ पे बनाई जाती है। करेक्ट, यस सर। तो ये प्लानिंग कमीशन ने आपके पास यहां पे बनाया था, प्लीज यहां रखना, टू रिव्यू द मेथोडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन। टू रिव्यू द मेथोडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन, कि हम पॉवर्टी को एस्टिमेट कैसे करते हैं। यस सर, आपने स्टैंडर्ड्स ही गलत बना रखे हैं कि करोड़पति 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 बोल रहे हो, बोलो ना 10 रुपए पति, हाँ हो गया सब अमीर। यस सर, बोलो 10 रुपए पति, ऐसे। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो करी जाती है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पॉवर्टी के एस्टिमेशन के मेथड्स को बदल दो। यस।
तो इसलिए देखो ये आपके पास है, यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने, रीजंस फॉर एस्टेब्लिशिंग द कमिटी। इसको क्यों बनाया गया था कि भाई पहले जो आपके पास पैटर्न था वो कैसा था, ऑब्सोल्यूट कंजप्शन पैटर्न के ऊपर आपके पास यहाँ पे चीजें थी। फिर पहले क्या था, प्राइस एडजस्टमेंट्स को लेकर के आपके पास बहुत ज्यादा इश्यूज आपके पास थे, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग चीजों में ओवर टाइम में आपके पास अलग अलग प्राइसेस को लेकर के इश्यूज आपके पास होते रहते थे। इन्फ्लेशन को कहीं पे एडजस्ट जो है वो करने में भी आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो आती थी। प्लस पहले के जो पैरामीटर्स थे उसके अंदर हेल्थ और एजुकेशन को ना उसके अंदर इंक्लूड ही नहीं करते थे। सर मतलब यही वो टाइम था जिससे पहले राजेश खन्ना वाला टाइम था कि सर रोटी कपड़ा और मकान की बातें करी जाती थी। बट जैसे ही इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, उसके बाद इन्होंने हेल्थ, इन्होंने एजुकेशन एंड फोन अच्छा होना चाहिए तभी तुम गरीब नहीं कहलाओगे, यस मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी बात कर ली इन्होंने, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी बात कर ली। तो इनके बाद आपके पास यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन कॉस्ट है और ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो आने लग गई। तो इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया, प्लीज ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि ये जो कंजप्शन बेस्ड है, ये जो कैलोरी बेस्ड एस्टिमेशन है, इसको हमको यहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। इससे नहीं कि भाई तुम कितना खा लेते हो, तुम जो है नेसेसिटी चीजें खा रहे हो या नहीं खा रहे हो उसके बेसिस के ऊपर नहीं। अब हमको इससे शिफ्ट करना है और हमको एस्टिमेट्स लाने पड़ेंगे दूसरे तरीके के आपके पास यहाँ पे। करेक्ट। तो इन्होंने इससे शिफ्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे किया, इन्होंने नई कंजप्शन बास्केट्स आपके पास यहाँ पे बनाई, कि तुम ना सिर्फ कैलोरी को लेकर के मत बोलो। तुम ये देखो, अब मान लो तुम ना ऐसे बोल रहे हो कि सर ना मान लो एक इंसान है एक्स नंबर ऑफ कैलोरी खा रहा है, और तुम बोल रहे हो अरे अरे अरे, कितना गरीब है। अरे भाई, वो हो सकता है ना हेल्दी रहना चाह रहा है, इसलिए वो इतनी सी कैलोरी खा रहा है। यस। अब मान लो एक इंसान है, वो एक्स नंबर ऑफ कैलोरीज ले रहा है रोटी खा करके, ठीक है, और एक इंसान है वो एक्स की आधी कैलोरीज ले रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग तो गरीब हो गया ना वो। बट वो बादाम खा के ले रहा है वो वाली कैलोरीज। अब बताओ गरीब है क्या वो? से अब गरीब है वो? नहीं ना। एक इंसान दिन में बहुत सारा पानी पी रहा है, अमीर है सर। एक इंसान दिन में बहुत थोड़ा सा पानी पी रहा है, अरे अरे सर गरीब है। अरे पर वो थोड़ा सा पानी भी नारियल पानी है। अब अमीर है कि गरीब है वो? यस। सो बोला ये कैलोरी बेस्ड तुम्हारा कंजप्शन का तरीका ही गलत है, इसको चेंज करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ये तो पता ही नहीं कि कैलोरी का इंटेक किससे है। अब एक इंसान बहुत ज्यादा खा रहा है, कैलोरी से तो बहुत ऊपर चढ़ गया वो, बट पूरा का पूरा माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन खराब है उसका, पूरे की पूरी चीज में कोई न्यूट्रिशन ही नहीं है, क्या मतलब निकला उसका? करेक्ट। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि ये जो कंजप्शन बेस्ड है, इसको जो है आपको यहाँ पे चेंज करना है, कैलोरी बेस्ड इस तरीके से हमको जो है वो नहीं रखना है। आप ओवरऑल सारी की सारी चीजों को जो है आप इसके अंदर जो है वो करो। तो इन्होंने ना सबसे पहले इन्होंने फूड आइटम्स को और ज्यादा, बास्केट फूड आइटम्स की बास्केट थी, इसमें और ज्यादा चीजों को इंक्लूड करवाया। ठीक है। उसके बाद फ्यूल, क्लोथिंग, फुटवेयर, एजुकेशन, इन सारी चीजों को इसमें कि भाई तुम इन टोटल कितना कंजम्पशन ले रहे हो, कितना कंजप्शन है आपका, उससे डिसाइड करेंगे। तो कंजप्शन बास्केट को इन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा किया आपके पास यहाँ पे। प्लस इन्होंने देखा कि भाई प्राइवेट एक्सपेंडिचर कोई जो है वो कितना आपके पास यहाँ पे जो है वो कर रहा है। अगर कोई इंसान सिर्फ सरकारी 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 ही जो है वो चीजें कर रहा है, कहते हैं ना भाई, लोग कहते हैं कि क्या करें साहब, बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बड़े ही गरीब है हम। बोले क्यों, क्या हुआ? क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं? क्या करें, जिस स्कूल में पढ़ाना है साल की 10 लाख रुपए फीस है उसकी, कहाँ से लाएं? कितने गरीब हैं हम बताओ। अरे, ये कोई गरीबी हुई से? तो वही बात है कि भाई आप देखो तो सही, आप किस लेवल की बात कर रहे हो, आपका प्राइवेट एक्सपेंडिचर कितना है, कौन से लेवल की बात कर रहे हो? कोई ये दुख मना रहा है कि मैं कार नहीं खरीद पा रहा, कौन सी ऑडी खरीदनी है, गरीब हूं मैं तो। यस, ऐसी बातें थोड़ी ना हो सकती है। यस सर, तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड करो, कि देखो वो सरकार के अलावा प्राइवेटली कहां कहां पर आपके पास यहाँ पे जो वो खर्चा कर रहा है। अगर वो खर्चा कर रहा है प्राइवेटली कहीं पे, तो इसका मतलब वो गरीब नहीं है सर। यस, इसका मतलब वो गरीब नहीं है आपके पास यहाँ पे। तो ये चीजें आपके पास आने लगी। यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट आपके पास यहाँ पे बनाने की बात करी गई। एंड मिक्स्ड रेफरेंसेस पीरियड लिया उन्होंने, कि भाई रेफरेंस पीरियड को जो है आप यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो चेंजेस जो है वो करिए। तो ये सारी इन्होंने की रिकमेंडेशंस वगैरह जो है आपके पास यहाँ पे दी थी। अब उसके बाद ऑब्वियसली सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द पॉवर्टी कॉजेज ऑफ इंडिया, सॉरी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो सब लोग यही कहते हैं ना, अरे सर गरीब परिवार में पैदा हुआ बेचारा, क्या ही करे। यही होगा सबसे पहला कारण तो। कोई गरीब है तो यही बोलोगे ना। सर अगर पैदा ही अमीर परिवार में होता तो कोई इसको क्यों गरीब बोलता, पहला कारण तो यही है, गरीब परिवार में पैदा हुआ। बट सिर्फ ये नहीं लिखना, आपको बहुत सारे और भी टेक्निकल आंसर्स लिखने हैं।
आप वो पोहे वाले की तरह रीजन नहीं दे सकते हैं। आपको एक यूपीएससी एस्पायरेंट की तरह अपने आंसर्स देने हैं। तो पॉवर्टी के जितने भी कॉजेज हैं वो मैं आप सब के लिए एक जगह के ऊपर ये पूरी की पूरी ग्रेवी जो है प्रिपेयर करके लाया हूँ। सारे के सारे पॉइंट्स मैंने इनको लिख लिए हैं। अब आपको इनको आराम से बैठ करके याद करना है, और ये ऐसे कॉजेज हैं जो बहुत सारे दूसरी जगहों पे भी आपके आंसर में जो है वो फिट होंगे। बट ये ध्यान रखना, इसी तरीके से कैटेगराइज करके आपको लिखना है। ठीक है, जैसे आपने बताया कि सर देर आर सर्टेन सोशल कॉजेज। ठीक है, पॉवर्टी के ले लो, हंगर के ले लो, ये सारे कॉजेज आपके हंगर में भी जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो सोशल कॉजेज भी आपके पास बहुत ज्यादा है। क्या, सबसे पहले जैसे ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आपके पास यहाँ पे जो है वो हो रखी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आपके पास यहाँ पे सही नहीं है। एजुकेशन जो है वो लोगों को आपके पास नहीं है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आपके पास हो रहा है। एंड डेमोग्राफिक शिफ्ट जो है आपके पास हो जा रहा है। तो ये सारे के सारे आप कैसे बता सकते हो? ये सारे के सारे आप सोशल कॉजेज के अंदर जो है वो बता सकते हो। फिर आप सर्टेन इकोनॉमिक कॉजेज भी बता सकते हो कि सर हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। जॉब मिली तो थी, वो गई भी उतनी फास्ट तरीके से। जितनी जल्दी जॉब मिली, उतनी जल्दी आपके पास क्या हुआ, जॉब जो है आपके पास यहाँ पे चली भी गई। अनफेयर ट्रेड आपके पास यहाँ पे हो रहा है। करप्शन बहुत ज्यादा है। गवर्नेंस आपके पास यहाँ पे जो है वो अच्छे से नहीं चल रहा है। इसकी वजह से भी क्या है आपके पास, पॉवर्टी जो है आपके पास यहाँ पे चल रहा है। पॉलिटिकल कॉजेस भी आप देख रहे हो कि सर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आपके पास यहाँ पे हो रखा है। एंड देन एक्सटर्नल कॉजेस भी आप देख रहे हो कि सर ना बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था, सब कुछ अमीर ही था सर इंसान, फिर एकदम से ना सर एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया। जब अटैक कर दिया तो अब उन लोगों को यहाँ से जाना पड़ गया। अब जब आप गए तो बस आप रिफ्यूजीज कहलाओगे, और रिफ्यूजीज क्या क्या हो गए, अब आप गरीब हो गए आप। यस। तो सिविल वॉर्स आपके पास हो गए। आपने बहुत बढ़िया बिजनेस किया, खूब अमीर 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 हो, एकदम से आपके ही घर के ऊपर बादल फट गया, सब खत्म। सर सब खत्म, हाँ सब खत्म। नेचुरल डिजास्टर, आप फिर से गरीब बन गए। यस। तो ये सारे भी, अब किसी ने सोचा था कि सर मैं ये रीजंस भी लिखूंगा पॉवर्टी के कॉजेज में से, कि सर सिविल वॉर, नेचुरल डिजास्टर्स ये भी लिखूंगा मैं से से तो ये चीजें आपको यहाँ पे जो है वो लिखना हो जाए। फातिमा इज सेइंग सर पुअर गवर्नेंस वुड कम अंडर पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमी में भी लिख सकते हो, गवर्नेंस इज ऑल्सो मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो। उधर लिखो, वहां लिख दो, सब नॉट एन इश्यू, कहीं पे भी लिखो। करेक्ट। यस। तो ये सारे कॉजेज इस तरीके से, अब ये कॉजेज अपने लिख के रखना ना। मैंने आपको क्या बोला, गवर्नेंस सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका है, शुरू के 5-6 पन्ने ना अलग ही रखना। शुरू के 5-6 पन्नों में ये इस तरीके के सॉल्यूशंस एक जगह लिख के रखो, ताकि लास्ट में बस ये आपको याद रह गए ना, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। ऐसे राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। अगर ऐसा मान लो जैसे पॉवर्टी को लेकर के आपके पास कोई ऐसे आ गया, कितना अच्छा ऐसे लिख सकते हो। बताओ कितने सारे कॉजेज मिल गए आपको अच्छे से लिखने के लिए, विद एग्जांपल्स। विद एग्जांपल्स, सिविल वॉर को लेकर के आज के टाइम में आप कितने सारे एग्जांपल्स बता सकते हो। दूसरा देश आपके ऊपर अटैक कर दे कि सर यूक्रेन के अंदर सब लोग बहुत बढ़िया से कमा रहे थे, अचानक से रशिया का बम आकर के गिरा, जो घर खरीदा था वो गया, जो गाड़ी खरीदी थी वो भी गई, बस इंसान को जाना और पड़ गया, यहाँ से गरीब हो गया बेचारा। यस, एकदम से वहां का पॉवर्टी लेवल बढ़िया कि नहीं बढ़िया। भली अब गवर्नमेंट कितना भी, गवर्नमेंट के सामने जो चैलेंजेस अगर आपसे पूछा जाए कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने में गवर्नमेंट के सामने चैलेंजेस क्या क्या है, क्या इनको कोट नहीं किया जा सकता? कि सर गवर्नमेंट अपने पूरे एफर्ट ले रही थी, एकदम से दूसरे देश ने अटैक कर दिया, खत्म एफर्ट्स। यस। तो ये सारी चीजें तो एक पेज, मतलब ऐसे ना शुरुआत में पेजेस बना के रखना, जिसके अंदर ये चैलेंजेस क्या क्या हैं सोसाइटी को लेकर के, और ये इन सारी चीजों को लेकर के उनको मिक्स में लिखते चलना, ताकि बहुत सारे आंसर्स में आपके ये फिट होंगे। बहुत सारे आंसर्स में आपके ये फिट होंगे। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की मैंने यहां पे बात करी पॉवर्टी में, हंगर को हटाना भी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। एक बार आपने एसडीजी सीख लिया, वो वहां पे भी फिट होगा। यस। जितने मैंने आपको कॉजेज यहां पे बताए हैं, जितने मैंने आपको कॉजेज यहां पे बताए हैं, अब देखो एक सिंपल सी बात है, हंगर इज एक्चुअली इक्वल टू पॉवर्टी और नॉट? गरीब है इसीलिए तो भूखा है। गरीब है इसीलिए तो भूखा है। गरीब है इसीलिए तो भूखा है। तो जो गरीबी के कारण है, वही आपके पास हंगर के कारण भी हो गए कि नहीं हुए? हो गए। एक आंसर प्रिपेयर करना है, बट कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर किए जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। यस।
चलिए, तो इन सारे कॉजेज को जो है आपको यहाँ पे देख लेना है, ताकि आप इन सारे की सारी, ये पॉइंट्स वाइज मैंने इसीलिए लिखे हैं ताकि एक ही स्लाइड में आपके पास यहाँ पे सारी की सारी चीजें आ जाए, और आप बस इन पॉइंट्स को याद कर लो आराम से, और जाकर के अपने आंसर के अंदर जो है वो लिख देना है जहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए। अब उसके बाद आपके पास जब ये तेंदुलकर कमेटी वगैरह आपके पास यहाँ पे बनाई गई थी और ये सारी चीजें आपके पास हुई थी, उसके बाद हमने यहाँ पर लेकर के आए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के। अब ना पॉवर्टी को ना इस तरीके से हम देख रहे हैं ना, हमारा चश्मा ही गलत है पॉवर्टी को देखने का, इसलिए हमारे यहाँ पे पॉवर्टी ज्यादा है, चश्मा जो है वो बदल दो। तो यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड कर दिया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के, भाई और तरीके से देखो, और भी तरीके से जो है आप यहाँ पे जो है वो देखना स्टार्ट करो। तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पे हेल्थ को भी इंक्लूड किया गया, एजुकेशन को भी इंक्लूड कर लिया गया, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी आपके पास यहाँ पे जो है वो इंक्लूड किया गया। क्लियर, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे हुई। अब जैसे देखो हेल्थ को लेकर के आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें, अच्छा इसको लेकर सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये ना प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो कौन लेकर के आए थे, हु रिलीज इट। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, यूएनडीपी वाले लेके आए थे, एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है, ये पॉइंट आपके पास प्रीलिम्स के अंदर आता है। ठीक है, सबसे पहले कब लाए थे, 2010 में ओपीएचआई जो है वो आपके पास यहाँ पे लेकर के आया था। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर इन टोटल आपके पास यहाँ पे देखते हो एमपीआई मॉनिटर्स डेप्रीवेशन इन 10 इंडिकेटर्स यहाँ पे देखता है, स्पिनिंग हेल्थ में, एजुकेशन में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, इन सब में अंदर। हेल्थ के अंदर देखेगा तो न्यूट्रिशन देखेगा, चाइल्ड एंड एडोलसेंट में मॉर्टेलिटी देखते हैं, मैटरनल हेल्थ को भी आपके पास यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। एजुकेशन में देखते हो तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ऐसा तो नहीं है कि भाई स्कूल में पहली बार गया तो था बट पहली क्लास के बाद भी ड्रॉप आउट हो गया, वो इन टोटल अपनी पूरी स्कूलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्कूल की अटेंडेंस वगैरह आपके पास यहाँ पे कितनी है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर देखा जाता है कि भाई तुम कौन सा तेल यूज कर रहे हो, है ना, कुकिंग फ्यूल आप यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हो, सैनिटेशन आपके पास यहाँ पे कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर को इंक्लूड किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट, बैंक अकाउंट्स, इन सबको इंक्लूड किया गया है। सर यहाँ से पॉलिटी का, सॉरी, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है क्या, यस, इस पॉइंट से भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। आपके पास पता है क्या होगा, आपके पास ना ये चीजें लिख करके आ जाएगी, ये सारी, और फिर इनमें से पूछेंगे कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके पास है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर रखी जाती है। ठीक है, इनमें से कौन कौन सी चीजें आपके पास यहाँ पे रखी जाती है। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने ये स्लाइड देख लिया तो ठीक है, अदरवाइज कभी भी स्कूल अटेंडेंस आप सोचते भी क्या कि ये रखा जाएगा, सही, आप कभी भी सोचते हैं कि सर स्कूल अटेंडेंस का तो सर क्या ही मतलब है इसमें, हमेशा यही सोचते हैं, बट आप देखो इसको रखा गया है। बैंक अकाउंट्स पॉवर्टी में ये तो रखे जा सकते हैं, कुकिंग फ्यूल, ठीक है, अब कुकिंग फ्यूल का आप सोचोगे क्या कि सर पॉवर्टी के लिए रखा जाएगा। ये दो तीन पॉइंट्स इसके अंदर ऐसे हैं जिनको लेकर के अगर आपने पढ़ा नहीं है ना तो आप यहाँ पे डाउटफुल हो जाते हैं, और आप इस क्वेश्चन को आते हुए को भी गलत कर देते हैं। यस, आते हुए को भी आप इस क्वेश्चन को जो है वो गलत कर देते हैं। इन पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, जब पढ़ो ना, तो इन पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, कि बाकी तो वैसे भी याद रह जाएंगे, ये पॉइंट्स याद रहने ज्यादा जरूरी हैं। यस, ये वाले पॉइंट्स जो वो याद रहने ज्यादा जरूरी हैं। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे देखनी है। तो ये होता है। उसके बाद आपके पास बात आती है सर पॉवर्टी होती कितनी तरीके की है ना, पॉवर्टी भी अलग अलग, एक होती है आपके पास एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जब क्या होता है आपके पास बेसिक रिसोर्सेज ही नहीं है आपके पास यहाँ पे। फिर एक रिलेटिव पॉवर्टी होती है ना, कि तू ज्यादा अमीर के मैं ज्यादा अमीर, कौन ज्यादा गरीब, सॉरी, तू ज्यादा गरीब के मैं ज्यादा गरीब, कौन ज्यादा गरीब है आपके पास, यहाँ पे रिलेटिव पॉवर्टी होती है। और एक आपके पास आती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जो अभी हम लोगों ने देखी, कि सर इसके अंदर हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स, इनकी भी बात जो है वो करी जाती है। आप देखते हो ना, दो दोस्त होते हैं, एक दूसरे को गरीब बोलते जाते हैं, बोले भाई क्यों गरीब, बोले पुअर फोन यूज करता है, तो तेरे पास अभी तक अच्छा फोन नहीं है, बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से गरीब बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बोलते हैं। आजकल अपनी अमीरियत कैसे दिखाते हो, आपके पास गैजेट्स कौन कौन से हैं, दिखाते हो नहीं दिखाते हो, यस। तो इसीलिए इन सारी चीजों को इंक्लूड भी करा गया है, क्यों, क्योंकि लोग मेजर कर रहे हैं इन सब चीजों से, लोग मेजर कर रहे हैं इन सब चीजों से। तो इसको सर मैं इतना क्यों बता रहा हूं इस चीज को, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लिखना है ना, रोटी कपड़ा मकान तो सबको याद है। पॉवर्टी को लेकर के अगर आपसे बात करें कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में क्या क्या डायमेंशंस हैं, तो आज तक आपको सिर्फ रोटी कपड़ा मकान याद थे, अब ये भी याद रखो, रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब कुछ आपके पास इस मल्टी डायमेंशन में सारे के सारे डायमेंशन जो है वो आ गए। क्या क्या आ गए, लिखिए जल्दी से चैट बॉक्स में, बिना देखे लिखिए जल्दी से चैट बॉक्स में। रोटी कपड़ा मकान आ गया एक तो आपके पास, और एक हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब कुछ आपके पास यहाँ पे आ गया है। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फूड, क्लोथ, हेल्थ इश्यूज, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गुड वन, गुड वन, गुड वन। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती हैं। सो समझ में आ जाएगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो फिर आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं एसडीजी गोल्स। तो एसडीजी में गोल नंबर 1 जो आपके पास यहाँ पे है, जो गोल नंबर 1 आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, वो जो है आपके पास यहाँ पे पॉवर्टी से जो है वो डील करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो ये देखो, ये गोल नंबर 1 जो है वो पॉवर्टी से डील करता है, नो पॉवर्टी। गोल नंबर 2 जो है वो आपके पास जीरो हंगर से डील करता है। तो जीरो हंगर, हंगर में भी आपको एसडीजी के बारे में जो है आपको यहाँ पे लिखना होता है। मान लो जेंडर इक्वालिटी की बात कर ली, वहां पे भी एसडीजी को आप बता सकते हो। क्वालिटी एजुकेशन है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग आपके पास है। सब जगह एसडीजीज आपके पास यहाँ पे जो है वो लिखी जा सकती है। करेक्ट। इन सब में क्लाइमेट एक्शन आपने यहाँ पे ले लिया, कोई भी प्रॉब्लम आप यहाँ पे देखिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यहाँ पर भी आपके पास एसडीजी आ जाएगा। अब जिसको गोल्स पता है कि सर एसडीजी गोल्स हैं, इनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वो अपने आंसर में इनको मेंशन करेगा। आंसर में मेंशन करोगे तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और अगर आपने इनको आंसर में मेंशन करना भूल गए, तो याद रखना, यूपीएससी एस्पायरेंट, यूपीएससी में जो कॉपी चेक करता है, कभी ये नहीं मानता कि आप लिखना भूल गए। वो हमेशा ये मानता है कि आपको पता नहीं है। समझे ना। और आप भूल गए, ये समझना एक अलग चीज है, और आपको पता नहीं है ये समझना एक अलग चीज है। अगर मेरे दिमाग में ये चीज आएगी कि आपको पता नहीं है, तो क्या मैं आपको सेलेक्ट करूंगा? से नहीं करेंगे। इसलिए ये जो एसडीजी गोल्स है ना, इनको भी गवर्नेंस की कॉपी में सबसे आगे लिखो, ताकि आपको याद रहे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गोल्स कौन कौन से हैं, कहां कहां पे इन सारी चीजों को लिखना है। करेक्ट। यस। ये ग्रेवी है, ये सब लिख दिए ना आपने, आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछे। बट ये ऐसी चीजें जो सब जगह पे आपके पास यहाँ पे लिखी जा सकती है। तो एसडीजी गोल नंबर 1 के अंदर आपके पास बहुत सारे टारगेट्स बनाए कि भाई 2030 तक हमको बहुत सारे टारगेट्स को जो है वो मीट करना है। क्या करना है? इरेडिकेट करना है एक्सट्रीम पॉवर्टी को। एक्सट्रीम पॉवर्टी को जो है आपके पास यहाँ पे इरेडिकेट करना है। रिड्यूस करना है पॉवर्टी इन ऑल द डायमेंशंस, जो हमने मल्टी डायमेंशंस बनाए हैं उन सारे डायमेंशंस के अंदर हमको पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। इंप्लीमेंट करना है सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम को, आपके पास यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। एंश्योर करना है इक्वल राइट्स टू रिसोर्सेज, के भाई सबको सेम रिसोर्सेज के राइट्स आपके पास यहाँ पे मिले। सर सेम सोशल मतलब क्या कम्युनिज्म आ जाएगा? कम्युनिज्म नहीं आएगा। अपॉर्चुनिटी इनको एक्सेस करने वाली जो है आपके पास यहाँ पे इक्वल, मतलब मेन चीज है लोगों को इतना फील्ड प्रोवाइड करो कि लोग उन रिसोर्सेज को ले सके। क्योंकि अगर लोग रिसोर्सेज नहीं लेंगे ना, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। और विदाउट एम्प्लॉयमेंट आप पॉवर्टी को रिड्यूस जो है वो नहीं कर सकते ऑब्वियसली। पैसा देने के लिए हम लोग घर पे बैठे बैठे तो किसी को भी खिलाएंगे नहीं। उसको काम तो जो है आपको देना ही पड़ेगा ना, ताकि वो खुद कमा करके खाए। और जब खुद कमा करके खाएगा तो खुद अपने आप अमीर बनेगा, तो सरकार के ऊपर इतना भार उसका जो है वो नहीं पड़ेगा। एंड ओवरऑल वो क्या होता है, वो इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। जैसे अगर मैं सब्सिडाइज करके अगर मैं पॉवर्टी लेवल को हटाता हूं, तो वो सरकार के लिए एक बर्डन है। बट अगर वहीं अगर मैं जॉब क्रिएशन कर करके अगर हम उसको जो वो एलिवेट कर दें, तो वो इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। ओवरऑल हमारी कंट्री की ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। समझ रहे हो ना चीजों को कैसे देखना है? यस, इस तरीके से हमको हमारे आंसर्स को जो है वो प्रिपेयर करना होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे जो है बतानी है। आप बता सकते हो आगे कि सर बिल्ड रेजिलियंस टू क्लाइमेट एंड शॉक्स, जो आपके पास आते हैं इनको लेकर के रेजिलियंस डेवलप करना है। रिसोर्सेज को आपके मोबिलाइज करना है। एंड साउंड पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है आपको यहाँ पे बनाने हैं। तो ये जो है वो एसडीजी गोल्स में जो है आपके पास यहाँ पे बातें जो है वो करी गई है। नेक्स्ट आपके पास आती है गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये बेचारा कह रहा है कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया है, अब जरा ये भी जो है वो बता दो, और ऑब्वियसली इसकी भी सुन लो कि ये एग्जाम में जरूर पढ़ के जाना है। क्यों? क्योंकि देखो मेंस में तो ये आपको लिखनी होती है खुद से, बट प्रिलिम्स में इनको लेकर के आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अरे वाह सर, इसका मतलब अब आप हमको सारी की सारी स्कीम्स भी पढ़ा दोगे? मुझे कितना डर लगता था स्कीम को याद रखने में। ना बेटा ना, ये हमेशा ध्यान रखना, गवर्नेंस में स्कीम्स नहीं पढ़ाते हैं हम। गवर्नेंस में ना हम स्कीम्स नहीं पढ़ाते हैं, हम कौन कौन सी स्कीम्स है इससे रिलेटेड वो सारी पढ़ाते हैं।
ठीक है। तो मैं आपको ना स्कीम्स पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सी स्कीम्स इसके अंदर आती है। अब आपका ये होमवर्क है, इन सारी स्कीम्स के आगे बैठ के इनको लेके दो दो तीन तीन लाइन लिखना, अपनी रिसर्च करना। है ना, आई डोंट डू स्पून, मैं स्पून फीडिंग में बिलीव नहीं करता कि मैं हर के आगे दो दो लाइंस लिख करके आपके पास यहाँ पे लेकर के आ जाऊं, नहीं। मैंने सारी स्कीम्स इंक्लूड करी है जिससे कि आपका मेंस का आंसर बन जाए। अब आपको क्या करना है, उन सारी स्कीम्स के आगे दो दो तीन तीन उनसे रिसर्च करनी है, और रिसर्च करके जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट दो दो तीन तीन लाइन की ये स्कीम क्या है एक्चुअल में। ठीक है, ये वाला काम जो है आपको यहाँ पे करना है। क्लियर कर लेंगे सारी, कर लोगे। चलो, मेरे को आप पे भरोसा नहीं है। सर आपको हम पे भरोसा नहीं है, हाँ, इसीलिए मैं खुद ही जो है वो बहुत सारी तो करके ही लाया हूँ। अरे सर आप बिना सर ये करते हो, यस। तो देखो बहुत सारी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट आपके पास लेकर के आती है। जैसे सबसे पहले अगर पॉवर्टी रिड्यूस करनी है तो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। यस सर। तो देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आपके पास यहाँ पे मनरेगा लाया गया है, दीन दयाल अंत्योदय योजना आपके पास, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन आपके पास यहाँ पे लेके आया है। ये क्या करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करता है, स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करता है। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना आपके पास यहाँ पे जो है वो आई। इसी तरीके से पीएम पीएम विश्वकर्मा भी आपके पास 2023 में ही जो है ये भी आपके पास यहाँ पे आया। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई आपको अगर कोई भी आर्ट अगर आती है, ट्रेडिशनल आर्ट आर्टिजन्स वगैरह हैं उनके लिए, और ये ध्यान रखना, ये आपके पास ये जो है ना, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड है। पीएम विश्वकर्मा, पीएम विश्वकर्मा। यस, याद रह जाएगा ये, याद रह जाएगा। जस्ट गिव मी ना, मेरे को एक चीज नेट सर्च करने देना। यस प्लीज, आवाज आ रही है। चलिए गुड वन। सर मजदूर लोग को क्राफ्ट एंड टूल्स से लिए हैं, ये स्कीम ट्रेनिंग भी दी जाती है इसमें। हाँ जी, थैंक यू। तो ये चीज है, तो ये देखो पीएम विश्वकर्मा, यहाँ पे देखो मोदी जी खुश हैं, इन्होंने बोला कि मैं जो है सबके लिए एक स्कीम लेकर के आया हूँ। क्या किया है मैंने, कि हम जो है वो सबके लिए एक स्कीम जो है वो आपके पास यहाँ पे लेकर के आए हैं। कैसी स्कीम, तो ये क्या है स्कीम आपके पास किससे रिलेटेड है, कि भाई कोई भी आपके पास यहाँ पे टू क्रिएट समथिंग और अदर बाय वर्किंग हार्ड एंड देयर हैंड्स टूल्स इक्विपमेंट आर द बिल्डर्स ऑफ द कंट्री। इनके लिए कि अगर आप कोई भी आर्ट है आपके पास कोई भी टूल्स है, अगर आप कोई भी आर्ट वगैरह आप बनाते हो, तो उनके लिए आपके पास ये स्कीम होती है पीएम विश्वकर्मा। इसको जो है वो ध्यान रखना है, आपके पास यहाँ पे जो है वो पूछी जा सकती है। करेक्ट। यस। चलिए, तो ये सारी स्कीम्स जो है आपके पास यहाँ पे हैं। गुड वन। नेक्स्ट आपके पास आते हैं फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन के लिए हैं। तो यहां पर आपके पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपके पास है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आपने बनाया, तो देखो आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कोविड के टाइम में कितने भयंकर तरीके से ये आपके पास यहाँ पे काम आया है।
ठीक है, तो इनकी बहुत हेल्प लगती है आपके पास। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आपके पास यहाँ पर है। मिड डे मील स्कीम्स आपके पास यहाँ पे चलाई जाती है, जिसको कि अब पीएम पोषण जो है वो आपके पास यहाँ पे कहा जाता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसको लेकर के क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज ध्यान रखना, इसको लेकर क्वेश्चंस आते हैं। एंड पोषण अभियान आपके पास यहाँ पे जो है वो चलाया गया है। तो ये इस तरीके की स्कीम्स जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो कि आपको अपने आंसर में जो है वो लिखना है। तो ये जैसे पोषण अभियान है, अब इसको लेके जब कभी भी न्यूज में आपके पास कुछ भी आए ना, ऐसे बैनर्स वगैरह कुछ भी लिखे, तो उन सारी चीजों को ना आपको पढ़ना है। इसमें आपको आंसर्स मिलेंगे, इसमें आपको नई नई चीजें जो वो देखने को मिलेगी कि अभी सरकार जो है आपके पास क्या कर रही है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो, तो आपके पास ना अभी आर्टिकल आपके पास यहाँ पे आया था, जुलाई 7 2025 का ये आर्टिकल ही है कि पोषण अभियान 2025 एक्सप्लेन व्हाट यू मस्ट नो अबाउट इंडियाज न्यूट्रिशन मिशन। ठीक है। अब इस तरीके का कभी भी आपको ऐसा कोई भी आर्टिकल मिलता है, आपको उसको पढ़ना है। अब जब आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे ना, तो आपको टेक्निकल वर्ड्स पता चलेंगे, जैसे कि पोषण पखवाड़ा, अब ये क्या होता है ना, कि भाई पोषण पखवाड़ा ये क्या होता है। तो क्या लिखा है, वन ऑफ द की एफर्ट पोषण पखवाड़ा हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस एंड एनकरेज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और टू फाइट माल न्यूट्रिशन। कि पोषण पखवाड़ा क्या कर रहा है, ये इन सारी चीजों में भी आपके पास यहाँ पे जो है वो हेल्प कर रहा है। क्लियर। तो इस तरीके के टेक्निकल जहां से आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारी चीजें इनमें लिखी हुई थी। तो ऐसा कभी भी कोई भी आर्टिकल आप देखते हो, इन आर्टिकल्स को आपको हमेशा पढ़ना जो है वो जरूर आपके पास होता है। क्लियर। तो पोषण पखवाड़ा को लेकर के अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आए, तो लिख सकते हो आप यहाँ पे कि सर एक 2 वीक न्यूट्रिशन अवेयरनेस कैंपेन है ये। यही सीधा पूछेंगे ये, प्रीलिम्स के अंदर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ये चीज क्या होती है ये। क्लियर। 2 वीक न्यूट्रिशन अवेयरनेस कैंपेन। अब ये 2 वीक की जगह अगर उन्होंने प्रीलिम्स में ऑप्शन में 1 वीक कर दिया ना, और आपने सही कर दिया, तो भी आप इसको जो वो सही मान लोगे, ये ध्यान रखना है ना, गलत है ये। 2 वीक है ये, प्लीज ध्यान रखना, इट्स 2 वीक न्यूट्रिशन अवेयरनेस कैंपेन, पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा। अब आप देख रहे हो ना, न्यूज़पेपर से ही पेपर प्रिपेयर हो रहा है आपका, ये सब्जेक्ट आपका न्यूज़पेपर से ही प्रिपेयर हो जाता है। बट एक बार अगर आपने पूरा पहले पढ़ रखा हो, तो सब्जेक्ट एक बार पहले पढ़ना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी आपके पास होता है। तो अभी आप देख रहे हो, तो अभी के टाइम में आपके पास, अरे सर अभी चल रहा है, यस अभी के अभी चल रहा है। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक 8वां राष्ट्रीय पोषण माह है ये। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह है। तो जो हम प्रॉमिस करते हैं कि अभी तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम आपको पढ़ाएंगे, ये अभी का है। करेक्ट। यस। मैंने आपको बोला था PYQ सारे हम कराएंगे, हम करा रहे हैं। बट आप लोग आंसर नहीं लिख रहे हो अभी तक इनके। आंसर्स लिखना है। मैं नहीं कहता आप इनके बड़े बड़े आंसर्स लिखो, बट जब ये लेक्चर आप देखते हो ना, लेक्चर के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है, वहां पे जाके अगर आप कीवर्ड्स भी लिख देते हो, इसका मतलब आपने लर्न कर लिया। क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो सब्जेक्ट है ना, गवर्नेंस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स, डू यू नो द कीवर्ड और नॉट। जैसे PSIR जो सब्जेक्ट है आपके पास, वो भी क्या है, पूरा कीवर्ड सेंट्रिक सब्जेक्ट है। कीवर्ड्स अगर आपको आते हैं, तो आप अपना आंसर आराम से जो है वो लिख लोगे। तो अभी जैसे आप यहाँ पे देखते हो, तो पोषण माह जो आपके पास यहाँ पे जो है वो चल रहा है, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे चलती है। इन सब के थ्रू क्या है, अवेयरनेस आपके पास यहाँ पे जो है वो दी जाती है। फिर आप देखते हो सोशल सिक्योरिटी डायरेक्ट सपोर्ट, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम आपके पास लाया गया है। आयुष्मान भारत के अंदर आप देखते हो, तो PM जन आरोग्य योजना, ये आयुष्मान भारत वगैरह हम इकोनॉमी के अंदर पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये भी हम इकोनॉमी के अंदर पढ़ चुके हैं। PM सुरक्षा बीमा, सर ये भी सब पढ़ चुके हैं। PM सर ये भी पढ़ चुके हैं, यस। तो ये सारा मैंने वहां पे पढ़ाया था। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर हमने देखा था कि सर किस तरीके से ये सारी स्कीम्स वगैरह हैं, बट आपको पता तो होना चाहिए ना कि आंसर में यहाँ पे लिखना क्या क्या है। क्लियर। ये स्कीम्स को आप कोट कर सकते हो। फिर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी तो बात करनी है, अगर पॉवर्टी को लेकर के बात करनी है, तो उसमें देखो PM आवास योजना आपके पास लेकर के आए हैं। सौभाग्य स्कीम आपके पास यहाँ पे है। स्वच्छ भारत मिशन लाया गया है, जल जीवन मिशन है, उज्ज्वला योजना आपके पास यहाँ पे है। रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए बात करोगे, तो रूबन रूअर्बन अर्बन मिशन आपके पास है, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन आपके पास है। एंड संसद आदर्श ग्राम योजना, ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हम लोग बनाते हैं, वो वाला भी आपके पास इसके अंदर जो है आपके पास यहाँ पे आ सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हो, तो स्टार्टअप इंडिया की बात तरीके आपके पास करी गई है, मुद्रा योजना लेकर के आए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपके पास यहाँ पे बनाए गए हैं। ये सारी की सारी स्कीम्स जो है आपको अपने आंसर में बैकअप के लिए आपको लिखनी है। तभी मतलब इनमें से कितनी आप याद रख सकते हो, और ऐसी और कितनी स्कीम्स आप याद रख सकते हो, इन स्कीम्स को अपने आंसर में लिखना है। बातें लिखी, आंसर बढ़िया। अंडरस्टूड। बट SDG की बात जरूर करनी है, SDG की बात जरूर करनी। अब देखो, ये जो स्कीम्स हमने प्रिपेयर कर ली, हंगर की अगर मैं बात करूं, तो क्या ये सब स्कीम नहीं चली जाएगी वहां पे, इनमें से बहुत सारी चली जाएगी। यस। अगर हम ऐसी स्कीम्स को
कैटेगराइज करके एक पेज के ऊपर लिख करके रख लें तो याद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? है ना? तो गवर्नेंस में सब्जेक्ट में ये भी करना है कि ऐसे कॉलम्स बनाओ, एक पेज बनाया जैसे कि वुमेन्स के लिए कौन कौन सी स्कीम्स है, नीचे सारी वुमेन्स के लिए जितनी भी स्कीम्स हो सकती है वो सब लिख ली, उनके आगे उनको लेके दो दो लाइन लिख लेनी बस कि ये क्या है। बच्चों के लिए कौन कौन सी स्कीम्स है, एक पेज के ऊपर सारी स्कीम्स लिख ली आपने, और आगे उसके जस्ट आगे क्या है। अब आप लोग क्या सोचते हो, ये नहीं लास्ट में जब मैगजीन आएगी, उसमें इतनी बड़ी मैगजीन होगी, उसमें इतनी सारी स्कीम्स लिखी हुई होगी, वो मैगजीन आपको याद होनी ही नहीं है, आप उसको पढ़ोगे तक भी नहीं। बट अगर अभी से प्रैक्टिकल अप्रोच अगर ये वाली आपने फॉलो कर ली ना, ये सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। ये प्रीलिम्स में कितने सारे बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, ये इतना आसान सवाल आता है, बस आपने पढ़ ही नहीं रखा होता है, इस वजह से आप कर नहीं सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने पढ़ लिया तो आराम से इन क्वेश्चंस का आंसर भी होगा। करेक्ट? समझे? चलिए, गुड वन। आगे समझते हैं। तो ये सारी स्कीम्स को जो है आपको यहाँ पे जो वो लिख लेना है। अब इसके बाद ना आपके पास एक क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर मैंने ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख करके रख लिए हैं। एक क्वेश्चन आता है कि मनरेगा इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, कैसे? है ना? इसका आंसर इसके लेकर के जो भी पॉइंट्स हैं वो भी जो है मैंने यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि मनरेगा जो आपके पास है ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल होता है। अब पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का क्यों? क्योंकि ये एक लेबर प्रोग्राम है जो कि स्ट्रेंथन करता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी थ्रू कम्युनिटी वर्क्स, कि यहाँ पे सब लोग मिलकर के आपके पास एक लग जो है वो काम करते हैं। ये एक लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म है टू स्ट्रेंथन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ द राइट टू लाइफ। इट विल हैव स्ट्रॉन्ग मल्टीपल इम्पैक्ट्स आपके पास यहाँ पे होंगे। द अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट्स ऑफ मनरेगा वाज रेट्स इन 18 स्टेट्स में आपके पास यहाँ पे रहा है। ये एक क्या है, मनरेगा इज अ बून फॉर द लैंडलेस, जिसके पास लैंड नहीं है और काम करना हो उसके लिए आपके पास यहाँ पे जो है वो बून है। तो इस तरीके के ये सारे पॉइंट्स जो है वो लिख करके, और बाकी जो मनरेगा के टेक्निकल पॉइंट्स है जो हमने इकोनॉमी में पढ़े थे, उनको अगर आप मर्ज करते हो तो फिर आपका आंसर जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास, ये तो था पॉवर्टी से रिलेटेड, इतनी सारी बातें आपको करनी है। नेक्स्ट आपके पास इश्यू आता है हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, ये जो चीजें मैं आपको गवर्नेंस में पढ़ा रहा हूँ ना, इंडियन सोसाइटी की भी सेम प्रॉब्लम्स है, वहां पर भी सेम क्वेश्चंस आते हैं, सेम ही चीजें पढ़नी होती है। ठीक है, तो साथ के साथ सोसाइटी वाले टॉपिक्स भी आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। क्लियर? सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी पॉवर्टी का एंड हंगर एंड माल न्यूट्रिशन आपके पास आता है। ठीक है, तो ये आपके लेक्चर उसका भी प्रिपेयर हो रहा है साथ के साथ ही। सबसे पहले तो ये समझो हंगर एंड माल न्यूट्रिशन होता क्या है। तो देखो ये क्या कह रहा है इसकी सुनो। है ना? सबसे पहले तो देखो ये क्या कह रहा है इसकी सुनो, कि भुखमरी भी आप देखोगे ना कई प्रकार की होती है साहब। है ना? आपको तो लगता है कि आज मुझे आपके लिए भूख का मतलब मेरे ख्याल से हंगर का मतलब सिर्फ क्रेविंग होता है ना? कि मेरे को पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही है, या मेरे को बर्गर खाने की क्रेविंग हो रही है, या मेरे को आज कोल्ड कॉफी की क्रेविंग हो रही है। यस, या और भी पता नहीं कौन कौन सी क्रेविंग्स आपको होती रहती है। आपके लिए भूख जो है वो वही है। बट असल में भूख पता है क्या होती है? यस, असल में भूख वो होती है जब आपका छीन करके तक खाने का मन कर जाए। खाने का मन क्या कर जाए, ऐसी हालत हो जाए कि अब तो छीन करके ही खाना पड़ेगा, कि अब नहीं खाया तो मर ही जाएंगे, उसको बोलते हैं भूखमरी, उसको बोलते हैं हंगर। तो पहले के टाइम में ना बस यही भूख होती थी, और फिर इसको जस्टिफाई करते थे कई सारे हीरोज मूवी में आकर के कि माँ के पेट से कोई चोर बन करके पैदा नहीं होता साहब। है ना? हमारी भी हालत रही थी ऐसी कि हमको चोरी करनी पड़ी थी। बताते थे ना पहले की मूवी में एकदम से, कि एक हीरो जाता था, एक दुकान होती थी, दुकान से दो रोटी चुरा करके फट से भाग के जाता था, और फिर भागते 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 एकदम से उसके पीछे भी लोग भागते थे। फिर वो ट्रेन पे कूदता था, और कूदते टाइम तो छोटा होता था, जैसे ही ट्रेन पे लैंड करता था वो बड़ा दिखा देते थे एकदम से। फिर उसको पुलिस पकड़ती थी और बोलते थे चोरी करता है, बोले चोरी, माँ के पेट से चोर बन के नहीं आया साहब। है ना? बड़ी मजबूरियां रही है हमारी भी। तो देखा, देखते हो ना ऐसे मूवी देखी होगी आपने पुरानी, बच्चन साहब की मूवी, धर्मेंद्र की, ऐसी मूवीज में बहुत बताया गया है ये सब कुछ। ठीक है, तो ये बट आजकल ट्रेंड बदल गया है। आजकल आपको वो कहते हैं ना कि सर आपको पता नहीं है, आजकल तो पिंक भी 10 तरीके का होता है ना? बेबी पिंक और ये पिंक और वो पिंक, और पता नहीं, लड़कियां जानती है सारा ना, गर्ल्स जानते हो आप, पता नहीं कितने तरीकों का पिंक होता ही है। यस, तो वैसे ही आजकल भुखमरी भी बहुत सारे तरीकों की होती है। हंगर भी यहाँ जब आप देखते हो तो बहुत सारे तरीकों का जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एक तरीके का हंगर नहीं है। हंगर में भी आपके पास यहाँ पे क्या है, बहुत सारे तरीके तरीके आ गए। तो जैसे कि एक तो नॉर्मल हंगर होता है, फिर एक माल न्यूट्रिशन होता है, फिर एक अंडर न्यूट्रिशन होता है, फिर माइक्रो न्यूट्रिशनिस्ट डेफिशिएंसी आपके पास आ जाती है, हिडन हंगर बोलते हैं इसको। अंडर नरिशमेंट आपके पास यहाँ पे होता है, ओवर न्यूट्रिशन आपके पास यहाँ पे होता है। इतने तरीके की प्रॉब्लम्स आकर के पास आ गई है हंगर में भी। सर ना, जैसे पिंक के नाम हमको याद नहीं रहते कि बेबी पिंक है कि कौन सा वाला पिंक है सर।
सर आप, हमको पता है एक बार फंस गए थे, हाँ मैं एक बार बहुत बड़ा बुरा फंस गया था इसमें। बोले ये पिंक कौन लाने के लिए बोला था? मैंने कहा यही तो पिंक लाना था। बोले नहीं ये वाला पिंक लाना था। तो ये कौन सा पिंक होता है? बोले होता है, हमें पता ही नहीं कितने पिंक होते हैं भैया, हम तो पिंक मतलब पिंक समझते हैं बस। एक पिंक। फिर मैंने पिंक के बहुत सारे नाम जाने हैं, आज भी याद नहीं हुआ है ना। होता रहता है ये। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। हेलो। अच्छा मैं आपको क्यों हेलो बोल रहा हूँ, हाँ जी। तो ये चीज़ है, अब आज ना लाइव क्लास में जो बिल्कुल नए बच्चे आए हैं वो बोलेंगे सर आपने आज ही कहा था कि मैं रात को 7 बजे बाद किसी का फोन नहीं उठाता। आज ही बोल इम्पोर्टेंस, अदरवाइज आई डोंट पिक एट ऑल। है ना ये चीज़। तो ऐसी चीज़ है आपके पास यहाँ पे। सो मैं क्या बता रहा था, हाँ पिंक वाला इश्यू। तो जैसे पिंक के बहुत सारे नाम होते हैं ना, वैसे ही आप कोई कोई लिख के बताएगा मुझे कौन कौन से होते हैं? लिखेगा कोई? है ना, कितने तरीके के होते हैं? सर ओवर न्यूट्रिशन इज अ फॉर्म ऑफ हंगर टू, हाँ जी ये भी है। ये भी ओवर न्यूट्रिशन भी फॉर्म ऑफ हंगर है, आदमी तो भूखा ही रह गया ना, न्यूट्रिशन का भूखा रह गया वो। नहीं सॉरी, ओवर न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन का भूखा कह रहे हो, उसको ओवर मिल गया, ज्यादा मिल गया, तो वेट बढ़ जाता है उसका। लिख रहा है कोई पिंक कितना क्या क्या होता है? एनीबडी राइटिंग? यस, देखते हैं टैलेंट किसी का। कोई लड़का दिख के लिखा के दिखा, लिख के दिखाए तो मानूंगा। मकिंटा, ये कौन सा होता है? मेरे को बचपन में दो ही कलर याद हुए थे, नहीं तीन चार कितने, एक देखो वाइट था ब्लैक था, वाइट ब्लैक ब्लू रेड पिंक ब्राउन, और कौन कौन से होते हैं? बस मुझे इतने इतने ही कलर याद हुए थे। ये ये देखो लिखा है, पेस्टल होता है, बेबी फ्लेमिंगो होता है, मगेंटा होता है, रोज, ओ माय गॉड। अरे रे रे, रोज बबल गम, फिर हॉट पिंक, फिर ऑर्चिड, फिर डार्क ऑनियन पिंक भी होता है, रोज पिंक लेवेंडर, लेवेंडर आई नो, लेवेंडर की कैंडल्स यूज करता हूँ मैं। यस। कोरल, और अरे 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 ये कितना, त्रिपाठी जी क्या जानते हो ये सारा? ये यूपीएससी तो नहीं पूछेगा ना ये? बेबी पिंक ब्लश, रोज, ओहो, शुरू ही हो गए सारे के सारे। ये करिश्मा तो पूरा रिसर्च ही करके ला रही है, कोरल, चेरी ब्लॉसम, लेवेंडर, रोज, पर्शियन पिंक, क्रिम्सन। बस करो। है तरंग, पिंक ही सही है अपने बस। है ना, पिंक। यस, पिंक। चलो गुड वन। हे भगवान। अब मैं पूछता हूँ ना, आना जरा किसने लिखे थे इतना आंसर। हाँ पॉवर्टी के मैंने क्या क्या रीजन बताए थे, कहाँ थे करिश्मा, कहाँ है? कहाँ है करिश्मा? है कैमरा कहाँ गया, करिश्मा कहाँ? पॉवर्टी के क्या क्या रीजन बताए थे? सर मुझे आज पता चल रहा है कि इतने सारे होते हैं, हाँ जी बहुत सारे होते हैं। कहाँ है? बताओ पॉवर्टी के रीजंस क्या क्या थे? सारे के सारे। सोशल इकोनॉमिक, अब इनके अंदर के जो सिविल वाला और भूल गए आप, सिविल वॉर वाला और भूल गए अदर कॉजेज में। चलो एनीवेज, तो हंगर याद रखो अपने, तो है ना, पिंक विंक तो चलता रहेगा। यस सर। तो हंगर भी बहुत तरीके का होता है, हंगर होता है, माल न्यूट्रिशन होता है, अंडर न्यूट्रिशन होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी होती है, जिसको हिडन हंगर और बोलते हैं। हाँ हिडन हंगर। वो इतना आजकल होता है कि रेस्टोरेंट में गए, एक पिज्जा खा लिया, उसके बाद अभी भी भूख लग रही है, बोले ये कौन सा है? बोले ना पेट तो भर गया पर नीयत नहीं भर रही है। ये क्या है? ये हिडन हंगर है ये, है ना, तो हिडन हंगर भी होता है आजकल। निक सर, हिडन हंगर के सर ना नीयत नहीं भर रही है, खा तो लिया पर नीयत नहीं भर रही है, तो सर ना हिडन हंगर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अंडर न्यूट्रिशमेंट भी है आपके पास है, और ओवर न्यूट्रिशन भी जो है आपके पास यहाँ पे होता है। ये सारे जो है वो याद रखना है। सही, ये सब कहाँ पे पूछते हैं? ये सब आपके पास प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं, और प्रीलिम्स में ये नहीं, प्रीलिम्स में ना ये और ज्यादा पूछ लेते हैं कि स्टंटिंग क्या होती है, अंडरवेट क्या होता है, वेस्टिंग क्या होती है।
ये ज्यादा पूछते हैं। ये अंडर न्यूट्रिशन के अंदर आपके पास यहाँ पे होता है। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब आपने खाना तो खाया, बट वो न्यूट्रिशन रिच खाना नहीं था। तो मतलब आपके खाने में एनर्जी भी होनी चाहिए, प्रोटीन भी होनी चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी जो है आपके यहाँ पे देखने को वो मिलते हैं। तो ये ना पूछते हैं, इसमें स्टंटिंग बहुत पूछते हैं ये यूपीएससी वाला है। स्टंटिंग पूछते रहते हैं आपके पास कि स्टंटिंग जो है वो क्या होती है। तो लो हाइट फॉर एज, अगर एज के ऊपर साथ में आपकी अगर हाइट लो रह गई, तो और अगर कोई क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन आपके पास यहाँ पे जो है वो दिखाता है। वेस्टिंग क्या होता है, लो वेट फॉर हाइट आपके पास हो जाता है ये। ठीक है, तो ये सब पूछते रहते हैं कि ये सब क्या है। बेसिकली क्या है, बस ये ध्यान रखना, स्टंटिंग एक तरीके का अंडर न्यूट्रिशन होता है, सिंपल। ये याद रखना बस। ठीक है, ये चीज याद रखना, इसको लेकर के आपके पास क्वेश्चन जो है वो आता है। अब जैसे देखो, ये क्वेश्चन आया था आपके पास 2016 में, करिए जल्दी से इसको राइट। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंडिकेटर्स बाय एफपीआरआई टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। करिए जल्दी से। करिए करिए जल्दी से आंसर करिए। शुभम पवार ये कह रहे हैं, त्रिपाठी जी भी ये कह रहे हैं। स्नेहा भी ये कह रही हैं। सोनी भी ये कह रहे हैं, अवनी जोशी भी ये कह रही हैं। हिमांशु भी ये कह रहे हैं, पल्लवी झाला भी ये कह रही हैं। भूमिका गांव ने भी ये कह रहे हैं। करिए करिए सारी जल्दी करिए। सुश्री, गुड वन सुश्री। तरंग गिडवानी, गुड वन। एचपीसी, करिश्मा, हिमांशी कपूर, अनामिका विश्वकर्मा। गुड वन गुड वन गुड वन गुड वन गुड वन गुड वन गाइस। तो पहले एक ए की लहर चली थी, उसके बाद में आपके पास यहाँ पे एक सी की लहर चल गई, है ना। सही कौन है, सही जो है वो सी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो इंक्लूड करी जाती है इसके अंदर। अगर आप ग्लोबल इंडिकेटर्स में देखो तो अंडर न्यूरिशमेंट भी आपके पास होता है, स्टंटिंग भी आपके पास यहाँ पे देखने को मिली थी। अब देखो, एक और दो तो कहीं आंसर है नहीं। हमने क्या कहा कि हमको कभी भी आंसर कब करना है, जब तक मैं 50-50 पे तक ना आ जाऊं तब तक मेरे को आंसर नहीं करना है। कि मैंने दो तो मैं बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दूं। तो देखो, अंडर नरिशमेंट ये है, ये तो हमको पूरा का पूरा पता है। तो वन इज द आंसर, यानी बी तो आंसर नहीं हो सकता। तो ए बी सी और डी में से बी तो सर आंसर नहीं हो सकता। फिर चाइल्ड स्टंटिंग, यस सर, ये भी तो होता है आंसर में। ये भी तो है, ये स्टंटिंग तो हमने अभी अभी पढ़ा है, ये भी तो होता है। यानी टू सही है। अब देखो, टू वन ओनली, ये तो नहीं हो सकता। डी सर ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन, सी। तो सी जो है आपके पास, अगर आप थर्ड नहीं भी देखते हो तो भी आपको पता चल जाता है कि सी इज द आंसर। और बाकी चाइल्ड मोर्टेलिटी भी रखा जाता है कि कितने बच्चे मर ही गए। अब बच्चे मरते क्यों हैं, क्योंकि उनकी जो वॉर्म जो डेवलप हुआ वो पूरे तरीके से सही से डेवलप नहीं हुआ। वो क्यों सही से डेवलप नहीं होता, क्योंकि अंडर न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन सही से नहीं हुआ इस वजह से। करेक्ट, तो उसको भी उसमें रखा जाता है, ये ध्यान रखना। सो आंसर क्या होगा, आंसर आपके पास होता है सी, 1 2 एंड 3। तो प्लीज हमेशा ध्यान रखना, जो मैं अप्रोच बता रहा हूं ना, अगर आपको कम से कम नेगेटिव मार्किंग लेनी है एंड आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, तो इसी तरीके से हमको प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। कैसे, कि कैसे भी करके एबीसीडी आपने लिखा, अब 50-50 तक जाओ। 50-50 मतलब दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही सको। और हमेशा क्वेश्चन को ना सही ढूंढ के नहीं करना है, एलिमिनेशन के थ्रू करना है। तब आपके ज्यादा क्वेश्चंस कन्वर्ट होंगे। अगर आपकी अप्रोच सही को ढूंढने में रहेगी ना, तो आप बहुत कम जगह सही पे पहुंच पाओगे। बट अगर एलिमिनेट करने लग गए ना आप, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस कन्वर्ट करोगे। क्योंकि एक लाइन एलिमिनेट करनी होती है, सही में तो आपको सारी सही ढूंढनी है। बट एलिमिनेट एक हो गई तो उससे आपका पूरा आंसर बन जाता है। करेक्ट, एक को एलिमिनेट करते ही पूरा आंसर बन जाता है। तो जैसे इस क्वेश्चन को मैं करने की अप्रोच बता रहा हूं ना, अगर मैं ऐसे देखूं तो मैं डायरेक्ट बता देता।
कह रहे ये भी है, ये भी ये इसका आंसर है। सिंपल, मैं एक तरीके से तो ये भी बता सकता था ये इसका आंसर है, बट मैं कैसे फॉलो कर रहा हूं? मैं हमेशा बोलता हूं कोई भी क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले 50-50 तक पहुंचो। फिर मैं ए लिखवाता हूं, बी लिखवाता हूं, सी लिखवाता हूं, डी लिखवाता हूं। ये सिंपल अप्रोच है। फिर मैं बोलूंगा अंडर नरिशमेंट, यस ये है, तो वन इसमें भी है, वन इसमें भी है, वन इसमें भी है, इसका मतलब बी तो मेरा आंसर नहीं है। फिर आया चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग 2 होना चाहिए, तो 2 बी में तो गया। अब देखो डी में 1 एंड 3 में नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ए में भी 1 ओनली है, ये भी नहीं हो सकता, तो सी बच गया। अब मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि सी मेरा आंसर है, करेक्ट, जबकि मैं थर्ड ऑप्शन को पढ़ तक भी नहीं रहा अभी तक कि क्या ऑप्शन है ये। तो ये अप्रोच जब आप डेवलप करोगे ना प्रीलिम्स के अंदर आंसर करने की, आपके क्वेश्चंस ज्यादा कन्वर्ट होंगे। समझ आई किसी को? समझ आया ये? करेक्ट, इस तरीके से जो हमको क्वेश्चंस जो है वो करने हैं। सो आई होप ये हंगर वाली चीजें आप लोगों को यहाँ पे जो है वो समझ में आई होगी। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हंगर? अगेन सेम जो पॉवर्टी में हमने याद किए थे वही सारी चीजें यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, बट ठीक है थोड़ा बहुत करके चेंजेस हमने थोड़े बहुत अलग भी यहाँ पे लिखे हैं। सो पॉवर्टी एंड लो इनकम, सर एक्चुअली क्योंकि गरीब है इसलिए वो कैसा है, भूखा है आपके पास यहाँ पे। अनएम्प्लॉयमेंट है, लो वेजेस है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये एक नया है, ये भी होता है आपके पास यहाँ पे, देखा ना। गाँव में अगर आप देखोगे तो बेटे को तो खूब खिलाते हैं, बच्ची को खिलाते ही नहीं है। बोले ये तो पराये घर जाएगी ना, है ना, अगर ज्यादा दिमाग चल भी गया तो कमा के तो वहां देगी, छोड़ो रहने दो इसको, है ना, अपने बेटे को खिलाओ, कल को वो अपन को कमा के रखेगा। यस, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी आपके पास यहाँ पे अगर आप गाँव में देखते हो तो बहुत सारा होता है। डन। फिर आप देखते हो कास्ट एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, लैक ऑफ न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को आदों को तो, कुछ भी खाए जा रहे हैं आपके पास यहाँ पे। फूड इनसिक्योरिटी है, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है, हेल्थ एंड सैनिटेशन इश्यूज है, नेचुरल डिजास्टर है, क्लाइमेट चेंज है, गवर्नेंस एंड पॉलिसी गैप्स वगैरह आपके पास है। ठीक है, तो इन सबको एक जगह पे लिख करके रख लेना ताकि जहां पे जो भी हो आप वहां पे फिट करके अपने आंसर जो है वो लिख सको। फिर क्वेश्चन आता है कि सर गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इन सब के लिए आपके पास यहाँ पे क्या कर रही है? तो ये जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है मैंने यहाँ पे लिख रखी है, इन सबको लेकर के दो दो लाइन, दो दो लाइन, दो दो लाइन, क्या है यहाँ पे इतना सारा स्पेस जो मैंने छोड़ रखा है ना, यहाँ पर आप इजीली जो है वो लिख लीजिएगा। सर इससे ज्यादा पूरा कुछ लिखना है क्या? मैं एक एक पेज सारी स्कीम के ऊपर लिख लूँ क्या? बेटा तुम्हारे को अगर एग्जाम अगर 2045 में अगर देना हो ना, तो लिख लेना एक एक पेज सबके ऊपर, अदरवाइज जरूरी नहीं है। ठीक है, अदरवाइज जरूरी नहीं है, जस्ट नो इट कि ये क्या था, बस जस्ट नो इट कि ये क्या है, इसके अलावा नहीं। और इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसको लेकर के भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं आपके पास यहाँ पे। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज क्या होता है कि भाई सब कुछ ही डेवलप करो आप, एक ही चीज को डेवलप नहीं करना है। सप्लीमेंट्री न्यूट्री कहाँ गया रे? ये रहा। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी आपको देने हैं, प्री स्कूल एजुकेशन भी इसमें होती है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन भी इसमें मिलता है, इम्यूनिटी के ऊपर भी ध्यान देना है आपको, हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए रेगुलरली, एंड रेफरल सर्विसेज भी जो है आपके पास यहाँ पे देखने को जो है वो मिलती है। क्लियर? तो ये चीज आपके पास होती है। फिर अब इसमें कई सारी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाती है, तो ऐसे कई बार आपको ना न्यूज देखने को मिलेगी, इन सारी न्यूज को पढ़ना है ताकि आप प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स आपके पास चल रही हो ना उसको लेकर के आप अवेयर रहो। ठीक है, प्रेजेंस में जो प्रॉब्लम्स आपके पास चल रही है उनको लेकर के अवेयर रहो। तो आपको ये दिखेगा आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्प कॉल फॉर प्रोटेक्शन फॉर आईसीडीसी स्कीम। अब ये देखो आईसीडीसी स्कीम क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। करेक्ट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। और ये कब का है पता है ना? 20 सितंबर 2025। यस, 20 सितंबर 2025। सर अभी का ही है, कहा तो था मैंने, आज तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो रिलेटेड हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड है सब पढ़ा देंगे। करेक्ट। तो ऐसे सारे प्रोग्राम्स को जो है कुछ भी अगर न्यूज़पेपर में आता है आपको यहाँ पे पढ़ना है इसको। अब जैसे आप देखोगे कैग रिपोर्ट ऑन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज इंप्लीमेंटेशन रिकमेंड्स करेक्टिव स्टेप्स, कि इसको ठीक करने के लिए क्या क्या करेक्टिव स्टेप्स जो है आप लोगों को जो है यहाँ पर लेना चाहिए। ये कब की है सर? मार्च 28 2025 की है। सर पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ लेना है, क्योंकि जब भी आपके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है इसको ठीक करने के लिए क्या करें, तो आपको हमेशा अपनी ओपिनियन नहीं देनी है, कैग ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है दो जरा लिख करके उसको। करेक्ट, ऐसा। तो ये चीजें जो है आपके पास यहाँ पे करना है। विद दिस यहाँ से आपके पास एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है ये वर्ल्ड हंगर के इशू को रिजॉल्व कर सकती है क्या? यस, कैन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज एन आंसर टू वर्ल्ड हंगर? क्या हंगर इश्यूज को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के थ्रू ठीक कर सकते हैं क्या? यस। जो मैंने आर्टिकल्स दिए हैं पढ़ लेना, इनके लिंक्स में भेज दूंगा, ठीक है ना, पढ़ लेना, इनको पढ़ना है, बाकी आंसर्स जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने सारे लिखवा दिए हैं, बट पढ़ लेना ताकि आपकी लैंग्वेज डेवलप हो।
ठीक है, और आइंदा से ऐसे कभी भी कोई भी आर्टिकल आए तो आपको पता चले कि हाँ इस तरीके के आर्टिकल्स को हमको पढ़ना है। करेक्ट। सो अब आपके पास बात आती है कि सर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के थ्रू हम लोग वर्ल्ड हंगर की या हंगर क्राइसिस या हंगर की जो प्रॉब्लम्स इनको रिलेट कर सकते हैं, क्या इनको ठीक कर सकते हैं या? अब ऑब्वियसली इसका एक शॉर्ट आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर हमेशा कैसा होगा? मिडिल पाथ। हमको प्रोज भी बताने हैं, हमको कॉन्स भी बताने हैं, एंड देन हमको एक मिडिल पाथ के हाँ भाई ये चीजें हैं हमको ठीक करना है। क्लियर? समझ आए क्या करना है आपको इसके अंदर? सबसे पहले इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती है आप वो बता दोगे? यस, ये हमने कहाँ पे पढ़ रखी है? ये पैसे पूरा टॉपिक हम पहले इकोनॉमी में पढ़ चुके हैं ये। जीएम क्रॉप्स पूरा इकोनॉमी में पढ़ा चुका हूं मैं। करेक्ट। बट फिर भी यहाँ पे भी जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जीएम क्रॉप्स को नहीं देखेंगे, जस्ट आप यहाँ पे देखो उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहली चीज कि सर आपको क्रॉप यील्ड बहुत ज्यादा मिल सकता है आपको यहाँ पे। न्यूट्रिशन को आप यहाँ पे एनहेंस कर सकते हो। जैसे कि गोल्डन राइस को आप यहाँ पे देखते हो तो ये विटामिन ए के अंदर आपके पास एनरिच होती थी। ठीक है, तो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। फिर रिजिलियंट ये रिलायंस ऑन केमिकल इनपुट्स के ऊपर जो है आपके पास यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा आपका इसके ऊपर डिपेंडेंसी। एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको लेकर के भी आपके पास एडप्ट जो है वो कर लेती है यहाँ। तो ये तो हो गए बेनिफिट्स आपके पास यहाँ पे। लिमिटेशंस क्या क्या है? सबसे पहली बात कि सर ये कोई कंप्लीट सॉल्यूशन तो है नहीं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स आपके पास यहाँ पे है। इकोनॉमिक एंड सॉल्यूशन महंगा होता है सर ये सब कुछ। एंड हेल्थ कंसर्न्स ऑब्वियसली कि सर आगे जाके देखेंगे कि इनका हेल्थ के ऊपर जो है वो क्या इंपैक्ट आपके पास यहाँ पे जो है वो पड़ता है। जैसे आप देखते हो ना अभी कोविड की, लोगों ने अभी तक वैक्सीन लगाए हुए कितने साल हो गए? 10 साल भी नहीं हुआ है। और अभी तक लोग करने लगे ना, अरे आजकल लोगों को हार्ट अटैक जो है वो वैक्सीन की वजह से आ रहा है, करने लग गए ना। इज देयर एनी डेटा? इज देयर एनी रिसर्च? ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना, बट लोग हैं, बातें हैं, करते हैं। करेक्ट। तो ये सब चीजें हैं आपके पास यहाँ पे। तो पोटेंशियल कंसर्न्स भी जो है आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या लिमिटेशंस है। लास्ट में बस आपको कंक्लूड कर लेना है कि सर जीएम क्रॉप्स कैन बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बट दे आर नॉट अ सिल्वर बुलेट। कि सब यही सब कुछ है बस जरूरी नहीं है सर। हमको ओवरऑल को जो वो इम्पैक्ट को देखना पड़ेगा। सो इम्प्रूव्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है आपको ये भी अच्छा करना चाहिए। पॉवर्टी को एलिवेट करना चाहिए। रिड्यूसिंग फूड वेस्ट को भी आप यहाँ पे कम करो, इससे भी तो पॉवर्टी है ना। अब देखो ये पॉइंट कौन लिखेगा? ये कौन लिखेगा? जिसने ये पॉइंट भी लिख दिया आपका आंसर बताओ कितना अच्छा आपकी सोच आपका थिंकिंग वहां तक जा रही है। ये भी आपके उसमें अंदर दिखाता है कि चलो सर फूड वेस्ट को भी तो रोक करके हम लोग जो है वो हंगर इश्यूज को जो है वो ठीक कर सकते हैं। यस, एड्रेस किया जा सकता है इसको भी। सर ऐसा होता है कि हाँ आजकल देखो ना, आजकल आप देखोगे तो लोगों की हैबिट बन चुकी है कि रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो वो कभी भी पूरा खाना अपनी प्लेट में नहीं लेते हैं। और मैं चाहता हूँ आप लोगों की भी आदत होनी चाहिए कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो, जो भी खाना आप ऑर्डर करते हो, घर पे भी आप जाते हो, तो जो भी खाना आप लेते हो उसको पूरा अपनी प्लेट में मत लो। जितना आता है उतना लो, और जो बच गया उसको हमेशा एक हैबिट डाल सकते हो कि रात को जो खाना बच गया है गाड़ी लेके निकलो, थोड़ा सा जाके जो भी कोई है आसपास में उसको दे आओ वो खाना। करा जा सकता है नहीं करा जा सकता? कर सकते हैं ना। यस, ये एक हैबिट है जिसको कि डेवलप किया जा सकता है आपके पास यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो होता है। फिर बात आती है कि सर व्हाट आर द की चैलेंजेस इन हैंडलिंग माल न्यूट्रिशन इंडिया। कि इतना कुछ करने के बाद भी ये माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है ये इंडिया में आपके पास यहाँ पे हैंडल क्यों नहीं हो रही है? अब अगेन देखो ये जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे जो सॉल्यूशन लेकर के लिखा है, ये वैसे तो माल न्यूट्रिशन के लिए लिखा है, बट इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जो अगर मैं कोई दूसरी प्रॉब्लम दे दूं तो उसको भी उसके लिए भी वो चैलेंजेस की तरह काम करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ये सारे के सारे चैलेंजेस, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि पॉवर्टी को एलिवेट करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इंडिया में, वहां पे भी फिट हो जाएंगे। करेक्ट। तो ऐसे ऑप्शंस को भी क्या करना है, अपनी कॉपी में आगे एक पेज बना के 1 पेज के अंदर सारे लिख लेना है ये। ताकि एक बार अगर आपको लैंग्वेज आ गई ना कि ये पॉइंट्स होते हैं, इतने डायमेंशन से मेरे को सोचना होता है। अब आपसे कुछ भी पूछे आप अपना आंसर प्रिपेयर कर लोगे उसमें, मल्टी डायमेंशनल आंसर। करेक्ट। यस। तो इनको भी जो है हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। देखो सबसे पहले आपके पास सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं। कैसे गरीबी बहुत है, इनक्वालिटी आपके पास यहाँ पे देखते हो तो बहुत ज्यादा है। जेंडर डिस्पैरिटीज आपके पास यहाँ पे है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड कास्ट के इश्यूज को जब आप देखते हो तो ये भी आपके पास यहाँ पे आ जाता है। अब देखो कास्ट के इश्यूज आप देखते हो तो कैसे है कि सर हम सबको पता है कि आज ना कई सारे लोगों को, लेट से जैसे कौन सा वो विटामिन नहीं होता है कुछ शायद B12 या ऐसा कुछ होता है ना वो, जो फिश से मिलता है। फिश से मिलता है ना, प्रोटीन भी हाई, फिश से बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है। बट आप देखोगे कि कई सारे लोग होते हैं जो, अरे नहीं नहीं मांस मच्छी कैसे खा लेंगे, हम तो ब्राह्मण है। कास्ट का इश्यू ले लिया।
यस। अब आपने उस कास्टिज्म के पीछे, हाँ ओमेगा वगैरह जो मिलता है, करेक्ट, ठीक है, ओमेगा B12 एंड ऑल। अब आपने उस कास्ट के चक्कर के अंदर उस बच्चे को न्यूट्रिशन तो नहीं मिला ना। और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से आगे जाकर के कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है आप देख रहे हो। यस, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से, करेक्ट। तो ये सब कुछ आपके पास होता है कि सर कास्ट के इश्यू की वजह से भी लोगों के पास, आपके पास न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आ रही है। अब बताओ ये आंसर अगर मैं आज आपसे पूछता तो मेरे ये बताने से पहले आप लिखते क्या, से कि सर कास्ट की वजह से भी ये हो सकता है। सोचो, इस मल्टी पॉइंट के ऊपर जाकर के सोचना है आपको, तब कहीं जाकर के यूपीएससी निकलता है, करेक्ट। पुअर सैनिटेशन आपके पास यहाँ पे है, हाइजीन की प्रॉब्लम है, वाटर बॉर्न डिजीज आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है, डिफेक्शन ये भी एक बहुत बहुत बड़ा आपके पास, सर्टिफिकेशन आपके पास ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, करेक्ट। यस सर। फिर अरे सर भूख ही लगवा दी सर आपने तो। हाँ सर, क्या करें, ये तो देख करके मेरे को भी थोड़ा सा ऐसा लगा है, पर अब क्या कर सकते हैं। यस सर। तो ये चीज है आपके पास, लोग जंक फूड के ऊपर आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो शिफ्ट आपके पास यहाँ पे हो रहा है। अवेयरनेस जो है अगर आप यहाँ पे देखते हो तो लोगों के अंदर आपके पास यहाँ पे नहीं है, ये भी आप अपने आंसर के अंदर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो, लिख सकते हो। प्लस आप देखते हो कि सर जो हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम आपके पास हैं वो इतना अच्छे से इम्प्लीमेंट भी तो नहीं हो रहे हैं। तो प्रोग्राम डिलीवरी जो आपके पास है उसके अंदर इनकंसिस्टेंसी है, रिसोर्सेज सफिशिएंट ही नहीं है, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज आपके पास यहाँ पे। और जो रिसोर्सेज जो प्रोग्राम आपने बनाए भी हैं उनकी क्या मॉनिटरिंग हो रही है अच्छे से, उनका इवैल्यूएशन हो रहा है क्या। यस, इसको लेकर के भी आप देखते हो तो आपके पास यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन मार्क है, ये भी आप अपने आंसर्स में जो है वो लिख सकते हो, करेक्ट। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिनसे आपके आंसर्स जो है वो प्रिपेयर होते हैं। इन सारे पॉइंट्स को ना आज जो भी हमने पढ़ा है या अभी तक हमने जितने भी चीजें पढ़ी हैं, इनको ना आगे थोड़े पेजेस बनाना अपने सब्जेक्ट में, और वहां पे लिखना एक ही जगह पे के ऊपर। यस, ताकि उसके बाद एक बार ये हैबिट बन गई ना आपकी, और जैसे जैसे ये सब्जेक्ट खत्म होता जाएगा वो पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, बढ़ेंगे वो, ठीक है। और उनमें से जब आपको मल्टीपल पॉइंट्स याद हो जाएंगे ना कि यार इतने, तब आपको मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग भी आपकी डेवलप हो जाएगी। और उसके बाद क्वेश्चन चाहे कुछ भी आए, वो जो 50 प्रॉब्लम्स आपको याद होगी ना उनमें से 15-20 अपने आंसर में लिख देनी है जो भी वहां पे रिलेट कर सके। इस तरीके से इस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जाता है, इसी तरीके से इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है। अंडरस्टूड। यस। चलिए तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ।